अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? रीड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ सकूत बाय मरियम मुजफ्फर का एपिसोड 14 लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे बाकी एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। पाँव थे कि टिकते ना थे, दांत थे कि अंदर न होते थे। हॉस्पिटल के बाहर ठहरे आज महिल को किसी का इंतज़ार करना भी ना सता रहा था। आगा मीना की छुट्टी का वक्त था और वो ये खुशी की खबर सबसे पहले उसके साथ ही बांटना चाहता था। बाइक पर गर्दन गिराते वो उस सुरमई गोल मंजिल से दूर खड़ा था। तपती धूप में आंखें बंद किए वो सुबह का मंजर दोहराने लगा। इब्तिदा में उसके इंतजार में मरूबियत थी और घंटे बाद अब सिर्फ बेजारियत थी। ना कोई मिलने आ रहा था और ना किसी ने उसे झूठे मुंह चाय पानी पूछा था। अपने ही नाखून कुतरते वो मादे से आती हुई भूख की पुकार को मिटाना चाह रहा था। फैसला हुआ कि अगर 5 मिनट तक कोई न आया तो वो मजीद यहाँ नहीं बैठेगा। टांग पर टांग चढ़ाते महिल बिल आखिर सोफे पर फैल कर बैठा। माथे पर गिरते बालों में हाथ मारते हुए उन्हें सीधा किया। गर्दन में झूलती बारीक चैन को उंगलियों पर लपेटते मर्द अपना दफ्तर समझकर गुनगुनाने लगा। अगले ही पल दरवाजा खुला और वो यूं चौकन्ना होकर खड़ा हुआ जैसे सोफे पर कुछ सुई चुभ गई हो। रोब में आना अगर उसे कहते हैं तो वो 5 फुट 10 इंच का आदमी रोब में आ चुका था। तो वो जानता था कि बड़ा भाई उस सियासतदान के साथ राब्ते में है। सियासत में कतई कोई दिलचस्पी न रखने वाले लड़के के लिए ये इतराने की बात थी। सुरमई वास काट के हम लेंस लगाए हजल सामियान ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। कैसे हो महिल? जो पिछले झटके से न संभला था उस पर गश खाने को तैयार हुआ। समझ न आया हाथ पहले मिलाए ये सवाल का जवाब दे। मुंतजर खड़े हजल की निगाहें महिल के आगे मौजूद मेज तक गई। मेजबान के बदलते तासुरात देखते हुए मेहमान पर रौब की जगह हैबत तारी हुई। इन्होंने तो तुम्हें कुछ पूछा भी नहीं, तुम आधे घंटे से ऐसे ही बैठे हो। गसील तक भरते वो अपने अनफरादी मेज तक आया और गोल बेल बजाई। लम्हे में शीशे का दरवाजा खुला और वही ऐनक वाला लड़का अंदर आया। मिसबा, दिन में मेरे 10 मेहमान आते हैं। इस बेचारे के सर पर सिंग निकले थे जो तुमने इसे चाय पानी का नहीं पूछा। मिसबा ने कुन अखियों से खामोश शामे को देखा। सर, वो सब तो कारोबारी लोग होते हैं, तो अगर कोई बेरोजगार है तो उसे जीने का हक नहीं। महिल समझ ना सका ये उसकी इज्जत हुई थी या बेइज्जती। रहने दो, अब लंच का वक्त हो रहा है, वहीं साथ करेंगे। मिसबा के मजीद वजाहतों पर हजल ने नागवारी से कहा। खाने की अशिया बताते हुए हजल उसके सामने रखे सोफे पर ढेर हुआ। गुमागूसी कैफियत में खड़े महिल को मर्द ने इस्तेजाब से देखा। आप मेरा नाम भी जानते हैं? गालबन किसी मशहूर हस्ती को देखना ये उसका पहला तजर्बा था। जैसी हालत थी यकीनन आखिरी भी होगा। उसकी नादानी पर हजल ने मध्यम सा कहका लगाया। मैं तो तुम्हारा हाल, माजी, मुस्तकबिल भी जानता हूँ। अब इस बात पर बेहोश मत हो जाना। डॉक्टर डिस्प्रिन 8 साल से मेरा बहुत वफादार साथी है। झूठ? उसके खानदान वाले मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। उससे भी बड़ा झूठ। कार से बैठे हजल का एक हाथ हत्थे पर था। हीरो का ब्रेसलेट फिसल कर कफ से बाहर आया। डॉक्टर डिस्प्रिन? महिल की बेखबरी उसे शौक की तरह लगी। तुम्हारे भाई ने बताया नहीं कि मैं उसे इस नाम से पुकारता हूँ? महिल पर रौब ऐसा छाया अगर उस वक्त हजल सांस रोकने का कहता तो वो बजा आवरी में लम्हा न लगाता। भाई ने तो फिर ये भी नहीं बताया होगा कि मैं उस नाम से क्यों पुकारता हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजिम खाने की तबाक घसीटता हुआ लाया। खुशबू के बास महिल के पेट में मरोड़ उठी। मुलाजिम मेज पर सीख कबाब समेत पुलाव सजाकर चले गए तो हजल ने सिलसिला कलाम जोड़ा। तुम्हारी और मेरी भाभी यानी मौसूफ की बेगम सरदर्द और वो उसका डिस्प्रिन। तो सरदर्द वो उसे घर में देती है, वैसा ही कुछ मैं भी उसे देता हूँ, यानी वो साहब बशर मेरी भी सरदर्द की दवा है। मालूमात में इजाफा पर महिल ने हंसते हुए नफी में सर हिलाया। हजल को ये अदा बिल्कुल न भाई। आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। सारा दिन उन्हें सरदर्द दे ही ना दें, वो तो उल्टा भाई का हिस्से का भी सरदर्द समेट कर खुद से जाएं। हजल के तौसीफी तासुरात लाशौरी थे। कांटे पर कबाब चढ़ाते हुए उसने तासुफ किया। कितना नाशुक्रा है जुजास, इतनी अच्छी बीवी मिली है फिर भी सुबह शाम उसकी बुराइयां ही करता रहता है। महिल के खाते हाथ रुके। हजल अपनी रवानी में बोलता गया। मुझे क्या मालूम अल्लाह ने उस जैसे जहन्नुमी को जन्नती हमसफर दिया है। मैं तो दोस्त का एतबार करके उस मासूम औरत को सुबह शाम कोसता था। अच्छा हुआ महिल तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्या बुराइयां करते थे? हैरत की हालत में वो रुगबत से खाते हुए मर्द को देखते खुद की भूख भूल गया। वही जो हर शोहर करता है, मगर तुम वो छोड़ो, ये बताओ कि आजकल नौकरी कहाँ कर रहे हो? मौजू बदलते उसने महिल की दुखती रग पर हाथ रखा। वो दूसरों का क्या सोचे जब अपने गम ही पहाड़ जितने थे। अभी ढूंढ रहा हूँ। उसने बेचैनी से निगाह फेरी। हसल को पल भर के लिए ज़ुएब याद आया। ऐसा ही तासुर आज उसने भी दिया था। मेरे साथ काम करोगे?
संभलते हुए हजल ने पानी का गिलास भरा। महिल को एकदम ही खांसी लगी। पानी पीते हजल ने गिलास खत्म करते अपने चावल का निवाला भरा। आप मुझे नौकरी क्यों देंगे सर? सीना मसलते उसकी आंखों के गोशे नम हुए। अभी तक जहाँ जहाँ गए हो उन्होंने क्यों नहीं दी? वो मुझे काबिल नहीं समझते। बस समझो मैं उन सबको गलत साबित करना चाहता हूँ। खाना खत्म करते हजल ने उस पर एक अलविदाई मुस्कुराहट डाली। बाहर मिसबा बैठा होगा, उससे मिल लो, वो तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर और दीगर तफसीलात दे देगा। कहते वो दफ्तर से मलिका गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। खुशी की कैफियत ऐसी थी कि ना उसने नौकरी की नौयत पूछी, ना मुआवजा और ना हजल के बैठे बिठाए ख्याल की वजह। वो तो खाना तक छोड़कर सीधा बाहर को भागा था। उसके साथ ही दोस्त और साबका तुलबा पूरी जिंदगी भी गुजार दें तो उन्हें ऐसा मौका ना मिलेगा जैसा उसे मिल चुका था। खुदा की मसलहत क्या होती है ये महिल को आज समझ आई। गुस्ल खाने के आईने से देखते हजल सरशार था। साबित हुआ ताजदर की औरतें ना सही, मर्द जरूर उसके काबू में आएंगे। महिल करीब आकर रुकते मीरा ने उसके कंधे पर दस्तक दी। माजी से निकलता मर्द हाल में आया और बीवी का चेहरा देखते उसकी खुशी दोगुनी हुई। मेरी एक बात मानोगे? चश्मा उतारते मीना ने मसरूफियत से पूछा। सारी बातें मानूंगा, मगर इससे पहले मेरे पास एक खुशखबरी है। इस कदर पुरजोश मीना ने उसे कभी न देखा था। मुझे नौकरी मिल गई है, वो चेहक कर बोला। मीना ने सर हिलाते दाद दी। किधर? मर्द का एतमाद छन्ना के से टूटा। इतनी अहम बात और ऐसा फीका सा अंदाज। वो उसकी शक्ल देख कर रह गया और अपना जज्बा, अपनी खुशी उसे सब बेमायने लगी। तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? महिल ने उसकी नासमझी को गैर दिलचस्पी समझा। तुमने सीधा सवाल पूछ लिया, मतलब तुम्हारे लिए नौकरी नहीं जगह अहम है। बाइक का स्टैंड हटाते हुए उसका मिजाज बदमजा हुआ। मीना की भवें आहिस्तेगी से करीब आई। चंद घड़ियां उसे यकीन न आया कि ये रूठा हुआ रवैया वो एक जवान मर्द का देख रही है। मैंने फितरती सवाल किया है महिल, तुम किसी को बताओगे कि मेरा स्कूल में दाखिला हुआ है तो अगला सवाल क्या होगा, किधर हुआ? तुम किसी को बताओगे कि मेरा वीजा लगा तो अगला सवाल उसका होगा, किस मुल्क का? तुम बताओगे मेरा रिश्ता तय हुआ है तो वो जाहिरी तौर पर पूछेगा किसके साथ। हर खबर पर पहला रद्द अमल तफसील ही होता है। मीना को उसकी खफगी गैर मंतकी लगी। गलत। जब आप अपनी खुशी बताएं तो अगले को सवाल बाद में और मुबारकबाद पहले देनी चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता वो ना खुद मुतमईन और खुश होता है ना दूसरे को होने देता है। मोटरसाइकिल की चाबी लगाते उसका लहजा डोटोक था। दिमाग से पूछने वाली औरत दिल से पूछने वाले मर्द के साथ रिश्ता अस्तवास में मुंसलिक हो चुकी थी। उसका दिल कह रहा था अब ऐसी बातों की आदत डाल ले, मगर फिर वो दिल की कहाँ ताबे थी। मर्द का दिमाग कह रहा था ये इतनी बड़ी बात नहीं, मगर क्या वो दिमाग इस्तेमाल करता था? बाइक पर सवार वो दोनों अब मरकजी सड़क पर उतर चुके थे। दोनों का मूड खराब हो चुका था। अपनी बहस में वो बरीरा से किया हुआ वादा भूल चुकी थी। 4 जून से 15 दिन बाद। हमें इस पेशे से मंसूब हुए 20 साल हो चुके हैं। क्या इन 20 सालों में आपने हमारे मुतालिक कोई गलत या गैर मेयारी खबर कहीं देखी? कानों में हैंड फ्री लगाए सारा सलमान हॉल में रखे हुए सोफे पर लेटी थी। मोबाइल में चलती हुई वीडियो पर मोनिस फरहत मीडिया के नुमाइंदों के दर्जन भर माइक में जवाब दे रहा था। वो वीडियो हमारे प्लांट की नहीं, और इस बात का सबूत हेल्थ इंस्पेक्टर दे चुके हैं। जिस किसी ने भी हमारे खिलाफ साजिश की है उसे हम जल्द ढूंढ कर रहेंगे। आदमी बात घुमाते चश्मे वाला मर्द माइक से दूर हो गया। लोग उसे बुलाते रह गए, मगर अपनी गाड़ी में बैठते मोनिस ने किसी की जानिब ना देखा। भींची हुई भवें और सख्त जबड़े ली सारा ने नागवारी से हैंड फ्री निकाली। वो वर्कहोलिक औरत थी जिसका काम उसका नशा था। एक मदमद से उसकी लत छीनकर बेआसरा छोड़ गया था और अब वो बेवजह ही दीवारों से सर टकरा रहा था। उठकर बावर्ची खाने की तरफ जाती सारा ने बालों को गोलमोल जूड़े में बांधा। जब घर के बाहर से आवाजें आई, तस्दीक की खातिर उसने एक हाथ में पानी की बोतल उठाई और सोफे पर रखा हुआ दुपट्टा ओढ़ते सहन तक गई। दूसरी जानिब गीले बालों पर लगा तौलिया बांधते हुए आगा मीना सीढ़ियों से उतर रही थी। दोपहर अभी कच्ची थी और दोनों के सिवा घर में कोई मर्द ना था। यह हकीकत तब्दील हुई जहाँ सारा के हाथ से पानी की बोतल फिसली, वहीं मीना का तौलिया हाथ से छूटते पानी पर छपाक से गिरा। कलफ लगे सफेद शलवार कमीज समेत नाबी रंग का कोट पहने हसल सामियान खक उनके सहन के वस्त में खड़ा था। बुत बनी उन दो औरतों को गोया सांप सूंघ गया। सारा की बेइरादा निगाह बंद दरवाजे तक गई। दरवाजा खुला था और दोनों मगन बैठी हैं। इस मर्तबा तो मेरे गार्ड्स ने बाहर से बंद कर दिया है, लेकिन आइंदा ध्यान रखना कोई आ भी सकता है। आंखों पर लगे चश्मा उतारते वो बेफिक्री से गोया हुआ। सारा ने नजरें घुमाते मोहल्लेदारों को देखा। छतों पर लोग निकलकर उनके दालान में झांक रहे थे। उनकी सरगोशियां सुने बगैर भी वो जानती थी क्या है।
یہ چھوٹے والے کی بیوی ہوگی۔ پانی ٹاپ کر وہ زینوں کے کنارے کھڑی پٹھانی تک آیا جہاں سارا کے تاثرات کرب تھے۔ وہیں آگا مینا سہم کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بے خوف لڑکی کو یوں وحشت زدہ دیکھنا سارا کے لیے بے یقین تجربہ تھا۔ تمہاری سلامی، معذرت میں شادی پر نہیں آ سکا، مگر اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ پیسوں کا لفافہ نکالتے اس نے ایک طرف رکھی ہوئی چوکی پر اچھالا۔ حیرت اور غضب سے سارا اسے دھکے دے کر نکالنے کی نیت سے بڑھی جب غیر ارادی نگاہ سامنے کی چھت تک گئی۔ کچھ لوگ موبائل نکال کر اس معروف شخصیت کی ویڈیو بنانے لگے۔ سارا کو بمشکل اپنا عتاب روکنا پڑا۔ کم از کم وہ تماشا لگا کر خبروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ کیسی ہیں مسز روبید؟ اس کے مقابل آ کر ٹھہرتے پشت پر بازو باندھے۔ یہ اس کی حزل سامیان سے دوسری انفرادی ملاقات تھی اور خوش قسمتی سے وہ اسے پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ زہر لگا۔ ان لوگوں کو یہاں سے بھیجو۔ اشارہ اس کے مداحوں کی طرف تھا۔ یہ حکم ہے یا التزا؟ ڈٹائی سے ماتھا کھجایا۔ تنبیہ، کیونکہ جب کچھ دیر میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گی تو پوری دنیا دیکھے گی عورت کے تم شوقین ہو، مگر مجھے تمہارے شوق کی بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ ڈالنے کی قطعی دلچسپی نہیں۔ اگر وہ ڈھیٹ تھا تو سارا ضدی، وہ ہٹتا نہیں تھا اور وہ سنتی نہیں تھی۔ روب دلانے کے ناکام کوشش کے باوجود وہ اس کے آگے ڈٹ کر کھڑی رہی۔ آنکھوں میں بھڑکتے ہوئے شعلے اعلان کرتے تھے کہ سارا بنت سلمان اپنے قول سے وفاداری نبھاتی ہے۔ تاجدر کو اپنا در سمجھ کر بیٹھے حسل سہولت سے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک بازو صوفے کی پشت پر تھا جبکہ دوسرے سے وہ مسلسل ہتھے پر دستک دے رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پلازو اور لمبی قمیض پر شیفون کا دوپٹہ پھیلائے سارا اس کے دائیں طرف رکھے سنگل سیٹر پر موجود تھی۔ دیور پہلی مرتبہ گھر آیا ہے، چائے پانی پوچھنے کا رواج نہیں۔ میں مجبوریوں کی رشتہ داریاں نہیں کرتی۔ حسل اس کے جواب سے متاثر نہ ہوا۔ اب بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے بھی تم سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی۔ گھٹنوں پر کوہنیاں رکھتے ہیں وہ آگے ہوا۔ سنا ہے آج کل تم بے روزگار ہو؟ نہیں، میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گی۔ وہ اس کی ناگواری سے بے اثر رہا۔ میں تمہاری سننے نہیں اپنی کہنے آیا ہوں، مگر مجھے تمہاری نہیں سننی، لہٰذا میرے گھر سے نکلو۔ اس آدمی کو اپنے گھر میں برداشت کرنا گویا دیکھتے شعلوں پر چلنے کے مترادف تھا۔ میں اجازت مانگ کر کہتا بھی نہیں۔ کوٹ کی اندرونی جیب سے بھورا لفافہ نکالتے اس نے سہارا کے آگے میز پر اچھالا۔ ماہر ادویات نے ایک تاک نظر حضر پر ڈالی مگر لفافہ نہ چھیڑا۔ یہ کیا ہے؟ پہلی بار گھر آنے کا تحفہ، کہہ کر تحمل سے پیچھے ہو گیا۔ دل پر پتھر رکھتے سارا نے لفافہ اٹھا کر کھولا اور اندر موجود رپورٹ کو اوپر سے نیچے پڑھا۔ اس کے قہر آلود تاثرات کمزور ہوتے تعجب میں بدلے۔ 15 مئی سٹی ہاسپٹل میں مرنے والی طلبہ ماہا گلزار کی موت تمہارے میاں روبید جزاز زادون کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس نے جعلی دوا ہمیں بنا کر دی اور نہ صرف ایک انسانی جان کو ختم کیا بلکہ ہمارے کروڑوں روپے کا نقصان کیا ہے۔ سارا جانتی تھی دوا تبدیل ہوئی ہے، وہ یہ بھی جانتی تھی دوا بنانے والا عملہ خائن تھا۔ اسے یہ تک معلوم تھا کہ اصلی نسخہ لاپتہ ہے، مگر حسل سامیان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ اپنا لشکر بدل چکا ہے۔ تو یہ سب روبید کو دکھانا تھا، میرے پاس کیوں لائے ہو؟ کاغذ میز پر اچھال دیا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس نے دوائی جان بوجھ کر تبدیل کی۔ وہ جانتا تھا ہم ایک والنٹیئر پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے اصلی ریجینکس کا بیچ تباہ کر کے ہمیں یہ زہر بھیجا ہے۔ ماہا گلزار کی موت کا خون روبید کے ہاتھوں پر ہے۔ سارا کو چاروں اور خود میں خنجر کھپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ کتنی سہولت سے سارا کو قاتل کی بیوی کہہ گیا تھا۔ مقابل کی تمسکر بھری مسکراہٹ جیسے چلا چلا کر اسے کہتی کہ یہ ہے تمہاری محبت جس نے تم سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی۔ یہ ہے وہ انسان جو مفاد پرستی کی گدی کا ایک بے خوف دعوے دار ہے۔ میرا شوہر قاتل نہیں۔ وہ دانتوں کے بیچ گرائی۔ نہ صرف قاتل بلکہ فراڈ بھی۔ سامنے پھینکے کاغذات عقیدت سے سنبھالے۔ کانٹریکٹ کے مطابق ہمیں دھوکہ دینے کی سزا قید اور رقم دونوں ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ اپنے شوہر کے لیپ ٹاپ میں دیکھ لو، کہیں نہ کہیں اس کے کانٹریکٹ کی کاپی رکھی ہوگی۔ سارا جانتی تھی حسل جھوٹا ہے۔ جھوٹ کے علاوہ اس کی زبان سے ادا ہوتا بھی کیا تھا؟ اٹھ کر کمرے میں آتے اسے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اپنا ہر اہم کاغذ روبید الماری کے موجود سیف میں رکھتا تھا۔ سارا کاغذات پلٹ رہی تھی، وہیں حسل ٹیمپل رن کھیلنے میں مصروف تھا۔ جب اس کو کسی کی نگاہیں خود پر محسوس ہوئیں، گردن پھیر کر چوکھٹ کو دیکھا تو ایک چھلاوے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اندر سارا پر پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ پہاڑ تو شاید چھوٹے تھے، اس پر قیامت ٹوٹی تھی۔ 3 سالہ پرانے معاہدے کی مستعد کاپیز تھیں اور ہر پر شرائط ایک ہی تھی جن کا خلاصہ تھا دوا کی کامیابی آدھی آدھی، مگر اس کی ناکامی مکمل موجد کے حصے میں کسی بھی طرح کے مالی، جانی اور قانونی نقصان کے بدلے میں
मौजूद सरमाएदार को 40% सरमाया सूद समेत वापस करेगा। मसाइल की जड़ें मजबूत हो रही थीं। सारा सलमान के हाथ जख्मी हो रहे थे। कमरे के करीब आते हजल ने एक उचटती नज़र सारा के तबाहाली पर डाली। हंसी रोकने की कोशिश में वो खंकारा, खुशफहमी दूर हुई या अभी मजीद सच जानना है? उसके थमस्कर पर सारा का दिमाग घूमा। ये तुम्हारी कोई साजिश है। ये कागजात जाली हैं और कानून तुम्हारा खरीदा हुआ। रुबैद कभी भी कत्ल कर ही नहीं सकता। वो अपनी मेहनत यूं ज़ाया नहीं कर सकता। वो इतनी घटिया शराइत पर कभी हाँ ना करता। फिर तो उसने तुम्हारे साथ भी बेवफाई की है। ना दोस्त का हो सका ना बीवी का। तुम्हें पता है, इन्हीं मसाइल की वजह से मैं शादी नहीं करता। मियाँ या बीवी में से हमेशा एक धोखेबाज निकलता है। सारा का दिल चाहा आगे बढ़कर उसकी आंखें नोच ले या चेहरे की वो पुरएतमाद मुस्कान चीर डाले। क्या वो अब तक ये समझे था कि सारा उसकी शतरंज का मोहरा है कि जिसे जहाँ चाहा चल दिया और जब चाहा रद्द कर दिया? जज्बात हालत में उतारते सारा उठकर बरामदे में वापस आई। क्या चाहते हो तुम? भूरे अध से लगाए हुए वो खालिश मशरकी निगाहों में झांक रहा था। तुम्हें क्या लगा था सारा सलमान? मुझे गिराना चाहोगी तो मैं पलट कर वार नहीं करूंगा। अपने शोहर से पूछना, वो बताएगा मैं क्या हूँ। क्या चाहते हो तुम? शादीशुदा औरतें मेरी टाइप नहीं हैं। मुझे तो बस मेरा मुजरिम यानी तुम्हारा मियाँ जेल में चाहिए। जाकर केस कर दो हम पर। सारा को मालूम था ये नामुमकिन है। यही हजल की कमजोरी थी। मुझे केस जीतने के लिए अदालत कचहरी पेशी की जरूरत नहीं पड़नी। बआसानी उसे उठाकर गुमशुदा लोगों की फहरिस्त में शामिल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। सारा ने मुट्ठियां भीजी। वो गुस्से से थरथर कांपी। फिर तुम क्यों आए हो यहाँ? सिर्फ धमकाने तो नहीं आए होंगे? वह उसकाते सारा को दाद दी। तुम्हारी यही जहानत मुझे पसंद है मिसेस रुबैद। फिर पुरसुकून होकर कंधे आज़ाद किए। 3 रास्ते हैं तुम्हारे पास। या तो रुबैद को जेल भेज दो या मेरे नुकसान की भरपाई जो कि कानूनी तौर पर दुरुस्त है वो कर दो, या फिर मैं बेरोजगार मर जाऊंगी मगर तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। वो उसकी बात काट कर बोली, मुझे 2 महीनों के अंदर अंदर रीजेनिक्स का असली नुस्खा ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे लाडले को जेल भिजवा कर कुत्ते की मौत मरवाऊंगा। अपने पैसे की वसूली उसका जिस्म बेचकर करूंगा और तुम्हारी अगली 7 नस्लें भी मेरी कर्जदार रहेंगी। लहजा बेइख्तियार सख्त हुआ। सारा की वाफर सांसें फना हुई। उसकी उड़ती रंगत पर हजल का कहका बुलंद था। तुम्हारे कितने पैसों का नुकसान हुआ है? इतने जितने तुम्हारी 7 पुश्तों ने भी मिलकर इस्तेमाल ना किए होंगे। सारा का सर चकराने लगा था। वो थककर सोफे पर आ बैठी। इब्लीस के वजीर ने कदरे झुकते हुए एक हाथ सोफे की पुश्त पर रखा। या तो मेरे साथ काम कर लो या फिर नुस्खा ला कर दे दो। 2 माह तक का वक्त है। मोहलत खत्म होगी तो कौन जाने मैं क्या करूं। सारा ने सर हाथों से न निकाला। मैं तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करूंगी। तुम्हें यह खुशफहमी क्यों है कि कोई एक विस्ल ब्लोअर को काम देगा? सारा का हिलता वजूद साकित हुआ। जो तुम्हें मुअत्तिल करवा सकता है उसे तुम्हें बर्बाद करने में कितनी देर लगेगी? वो धमका रहा था। उसके ही घर में आकर वो उसको धमका रहा था। सारा सर से पांव तक पत्थर रह गई। दिल में पहला शक उठा और इशारा सीधा ज़ुएब नैन तक गया। यकीनन उसी ने हजल को आगाह किया होगा। फी अमानिल्लाह कहते वो दाखिले के हदूद के नज़दीक हुआ जब पुष्ट से आते हद तक भरे लहजे ने उसे जकड़ लिया। तुम अकेले कुछ भी नहीं हो हजल सामियान। मुतहर सा होते हुए गर्दन फेरी। झूठ और फरेब के सिवा तुम्हें आता भी क्या है? ये जो यकीन है कि तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी खुशफहमी है। ज़रा अपनी आंखें खोलो, तुम्हें अंदाज़ा होगा कि जिसके तुम मुजरिम हो वो सब अपना हक लेने को तैयार बैठे हैं। तेज तेज कहते उसने दुपट्टा दुरुस्त किया। हजल की निगाह उसकी ऊंची गर्दन में झूलते हुए हार तक गई। चेहरे की बेफिक्री गायब हुई और लम्हे के 1000वें हिस्से में आगे आते उसने वो नाजुक माला अपने हाथ में दबोची। उंगलियों पर लपेटते वो सारा की सांस तंग कर गया। छोड़ो मुझे घटिया इंसान। खुद को छुड़वाने की कोशिश करती औरत का हाथ दबोचते हजल की नफरत भरी नजरें हार मटंगे फरोजे पर जामिल रही। सारा तड़प रही थी, तकलीफ में थी। हजल ने भूले से भी निगाह उस हार से न हटाई। एक जिस्त में उसे खींचा तो वो टूटकर उसके हाथ में आया। औरत के लबों से करहा निकली। उसे सोफे पर उछालते हजल ने वो मोती खोलना चाहा। उस लत में उसे इर्द गिर्द टटोलने पर जब कुछ न मिला तो उसने जमीन पर फेंकते पांव की मदद से कुचल दिया। नहीं, छोड़ो इसे, दूर हटो। सारा ने उसे धक्का देते हार से दूर किया। जवाबन हजल ने उल्टे हाथ का घुमाकर उसके गाल पर मारा। मुज़ाहिमत करती औरत उस पर झपटने के लिए दोबारा उठी जब हजल ने सख्ती से जबड़ा दबोचते हुए उसका सर गद्दी में दबाया। उसके कलाई पर नाखून से दबाव डालते हुए सारा ने उसके घुटने पर पाँव मारा। जवाबन हजल ने वही घुटना सोफे पर रखते अपने हाथ का जोर बढ़ाया।
आंखों में आती नमी के बावजूद भी सारा ने निगाहें ना चुराई। तुम्हें 2 माह की मोहलत दी थी, खत्म। महीने के अंदर मुझे मेरे काम की चीज ला कर दो, नहीं तो आज मैं अकेले आया हूँ, अगली मर्तबा मेरी जगह 10 आएंगे। उसे एक तरफ फेंकते हुए वो पीछे हुआ। अपने शोहर से कह देना उसका सबसे अजीज दोस्त आया था। आखिरी उचटती नजर सारा के खांसते वजूद पर डालते हुए हजर लंबे डग भरते हुए बाहर निकल गया। दालान पार करते उसके चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट और आंखों में तयशुदा तासुरात था। बरामदे में गिरी औरत ने दर्द करती हुई गर्दन को छुआ। कंधे पर जोर डालते वो सीधे हुई, उंगलियों पर कुछ नमसा महसूस करते तारा ने आंखों के आगे किए। टूटते हार के बास उसके गले पर आती हुई खराशों से खून रिसने लगा। छत पर नजरें टिकाते उसने वीरान चेहरे से अपने घर को देखा। रुबैद जहाँ कहीं भी हुआ वो हजर का हाथ मुझ तक नहीं आने देगा, कैसे यकीन से कहा था। और आज भरी दोपहर में हजर ने घर आकर उस पर हाथ उठाया था। मजबूत दीवारों ने एक निस्वानी कहका बुलंद होते सुना। तेज होते उस कहके में हिचकी आई, फिर सिसकी भी उठी और आंसू से नम होता हुआ चेहरा लिए वो निस्वानी कहका अब रोने की आवाज में बदल गया था। रुबैद के साथ हुए धोखे से ज्यादा वो रुबैद के दिए हुए धोखे से टूट चुकी थी। यहाँ से निगाह जरा बाहर निकालो तो एक लड़की सुकड़कर जीनों में छुपी हुई थी। सियाह नम बालों वाली आगामीना मुसलसल दांत कुतरते हुए वहशत से दरवाजे को देख रही थी। भाभी के साथ हुई ज्यादती उसने आंखों से देखी थी, जहन ने समझी नहीं, वो अलग बात थी। वो खाने की शौकीन नहीं थी, मगर अब ऐसा भी नहीं था कि उसे ये फीके बदजाय के खानों से रुग़बत थी। उबले हुए चावलों के साथ गोश्त का शोरबा चम्मच पर चढ़ाते बरीरा जुजाज ने अपने सामने रखे बर्तनों पर मुंह बनाया। सफेद शर्ट पजामे पर घुंघराले बाल आधे केचर में जबकि तहाशा कंधे पर फैले थे। उसे ट्रायल का हिस्सा बने 6-7 दिन हो चुके थे और अब यहाँ आने के फैसले पर पछतावा होने लगा था। तुम नहीं खाओगी? आवाज पर बरीरा ने अपने साथ वाले बिस्तर पर देखा। पक्की उम्र और दबती रंगत वाली औरत उसे मासूमियत से देख रही थी। तुम्हें यह मजेदार लग रहा है? उसने नाक चढ़ाते हैरत से पूछा। मुफ्त के खाने पर कौन इनकार करता है? ये मुफ्त नहीं है, तुम अपने जिस्म पर एक गैर मुकम्मल दवा की जांच पड़ताल की इजाजत दे रही हो। ये 3 वक्त का स्टैंडर्ड खाना, सोने का नरम बिस्तर, एसी वाला कमरा और साफ कपड़े सब तुम्हारा मुआवजा है। वॉलंटियर ने नासमझी से बरीरा को देखा। उसे शक सा गुजरा जैसे औरत को यहाँ की नौयत मालूम नहीं। तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ आए बरीरा ने पहली मर्तबा अपनी ज़ात के अलावा किसी में दिलचस्पी ली थी। कौन का सरतान हुआ, वहाँ सवात में इलाज नहीं हो रहा था तो किसी ने बोला यहाँ ले आओ। यहाँ आए हैं तो इलाज के पैसे ख़त्म हुए। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि मुझे इस वार्ड में डाल दो, मुफ्त इलाज होगा और बदले में पैसे मिलेंगे। सोने की भारी नथ वाली औरत ने कनोला लगे हाथ की उंगलियां चाटते जवाब दिया। बरीरा ने हैरान होते बकिया 3 औरतों को भी देखा। आमने सामने लगे 5 हॉस्पिटल बेड की अपनी ज़ाती अलमारियां और नन्हे मेज थे। इस वार्ड में सबसे कम उम्र वही थी। शादीशुदा हो? बरीरा ने संभल कर पूछा। हाँ जी, 3 बेटियां हैं मेरी उधर सवात में। यहाँ कौन छोड़ कर गया है तुम्हें? और आने से पहले एक इजाज़तनामा पर अंगूठा भी तो लगाते हैं, वो किसने लगाया? औरत ने आज से बरीरा का अनछुआ खाना देखा। उसने बगैर तरद्दुद के धाती तबाक उसके आगे धर दी। मेरे आदमी ने जी। बरीरा उस औरत को देखकर रह गई। चेहरे की उतरी रंगत और ढलता हुआ वजूद गवाही देता था कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं। ऐसे में उसके हॉस्पिटल के अमले ने हल तलाश करने के बजाय उसे यहाँ लापटका ताकि उसके ख़त्म होते वजूद से कुछ वसूल कर लें। बरीरा को मसला उनके इरादों से नहीं बल्कि उस औरत और ख़ानदान वालों को इल्म रखकर सब करने से था। मफलूज असाब से वो खाने पर टूटती औरत को देखकर रह गई, जो यूं खा रही थी जैसे कल का सूरज नहीं दिखेगा। एकदम ही कमरे में लगे सायरन बजने लगे और दरवाज़ा अज खुद ही मुकफिल हुआ। बरीरा ने सहम कर बाकी रिहायशियों को देखा। परेशान मत हो, किसी कमरे में रजाकार को दौरा आया होगा, इसीलिए सब डॉक्टर्स भाग रहे हैं। खिड़की के करीब वाले बिस्तर से एक औरत की आवाज़ आई। राहदारी की जानिब मौजूद दीवार में लगे चौड़े शीशे से बरीरा डॉक्टर्स के अमले को भागता देख सकती थी। सबके चेहरों पर घबराहट रकम थी। अभी कल ही मर्दाना वार्ड में एक रजाकार को झटके लगना शुरू हुए थे, उसे फौरन ही जाती वार्ड में दाखिल कर दिया था। वही औरत अपने सामने लगे पलंग पर बैठी दूसरी से मुखातिब थी। ऐसा क्यों? बरीरा बोली। एक आम दवा बनाने के अमल में जब जांच पड़ताल होगी तो जाहिर है 1 में से 1000 केस तो दोहरा रद्द अमल देगा, तभी ऐसे मराहिल में लोग कम और सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। खिड़की से आती धूप के आगे ठहरी बरीरा को सन्नाटे महसूस हुए। जल्दबाजी में यहाँ आते वो ना जाने कितने अहम नुकात नज़रअंदाज कर चुकी थी। अपने बिस्तर पर पाँव लटका कर बैठते उसे यूँ लगा जैसे कमरा छोटा पड़ रहा है।
क्या ये जगह मेरी ज़वाल की इब्तिदा है? ताल्लुकी से उस सब औरतों के पुरसकून चेहरे देखते उसे दिल के धक धक समात में सुनाई दी। बूट में मकीद पैर मुसलसल फर्श पर ऊपर नीचे हो रहा था। महल जुजाज की बेताबी उसके बैठने के अंदाज और नाखून कुतरने से वाज़ेह थी। शीशे में आगे होकर झांकते वो दूसरी तरफ से आने वाले का मुंतजर था। पेशावर से वापसी के बाद वो बिलानागा रिसर्च सेंटर आता था, मगर हर बार कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया जाता। कभी वो मिलने के मुकर्ररा वक्त पर ना आता, तो कभी रजाकारों की तहकीक जारी होती। बहन से कॉल पर बात होती थी, मगर ये काफ़ी नहीं था। तंग आते उसने रुबैद जुजाज से शिकवा किया, जिसने जवाबन, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? बरीरा मेरे साथ महफूज है, तुम्हारे साथ वो मेरी भी बहन है, उसे अपनी मिल्कियत समझना छोड़ दो, कहकर महल जुजाज की ज़बान पर कफल और जहन में ख्यालात जगा दिए। उसकी फिक्र क्या ज़माने को खुद गर्जी लगती थी। उजलत में घिरा मर्द बे इख्तियार खड़ा हुआ। दूसरी तरफ से आती बरीरा का चेहरा पुरसोच था और आंखें गैरमरी नुक्ते पर मरकूज। कुर्सी घसीट कर बैठते उसने रोशनियों से मनोवर गाह में अपने भाई का चेहरा टटोला। बरी सरगोशी में बेकरारी थी, आंखों में आस थी और अंदाज में झिझक। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुटता है, ये जगह ठीक नहीं, मैं मर जाऊंगी। तेज तेज बोलते हुए वो आईना पीटने लगी। महिल भौचक्का रह गया। बरी बरीरा जुजाज झटके से जागी। अपने जहन में वो भाई के आगे रो रो कर भीख मांग रही थी, जबकि हकीकत में वो अब तक उसे दिलसोजी से देखते बरीरा के बोलने का मुंतजर था। कैसी हो? फ़ोन कान से लगाए बरीरा ने आहिस्तेगी से सर हिलाया। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? महिल चंद सानिये माजाई को देखता गया। इर्द गिर्द देखते बरीरा के जहन में सोचों की भगदड़ मची थी। नाराज़ हो मुझसे? बरीरा चौंकी। मुझसे मिले बगैर ही यहाँ आ गई, फिर मेरा फ़ोन भी बस यहाँ आकर एक बार उठाया। मैं तुमसे रोज़ मिलने आता रहा हूँ, मगर इन्होंने सिक्योरिटी सख्त की थी। अंदर कुछ हुआ है क्या? आंखें छोटी किए वो उसका मुशाहिदा करने लगा। बरीरा ने गायब दिमागी से गर्दन घुमाई। मैं नाराज़ क्यों होंगी? महिल ने छोटी उंगली का नाखून कतरा। मेरे और आगा? पागल हो क्या? वो इतनी पुरानी बात है और तुम अब तक उसे सर पर सवार किए हो। ताज मामा सही कहती हैं, रुबैद की बहन तुम और भाई मैं हूँ। सियान दुपट्टे वाली ने ताज्जुब से सर हिलाया। फिर यहाँ क्यों रह रही हो? वो शदीद बेजार था। वापस आ जाओ यार, इतना सन्नाटा तो तुम्हारी शादी के बाद घर में नहीं फैला था जितना तुम्हारे इस तजुर्बे ने कर दिया है। इस बहाने कम अज कम तुम्हें मेरी कदर तो हुई। एक अदा से बाल लहराए हुए जब निगाह भाई की कलाई तक गई। कांसी रंग की घड़ी दूर से ही महंगी और कीमती लगी थी। ये घड़ी किससे मांग कर पहनी है? महिल ने बेध्यानी में मेज पर मौजूद हाथ देखा। चेहरा बे इख्तियार खिल उठा। मुझे मेरे बॉस ने तोहफा दिया है। वो स्कूल प्रिंसिपल तो तुम्हें पूरी तनख्वाह नहीं देता, उसके पास ऐसी घड़ी खुद भी नहीं होगी। महिल उस जिक्र पर बदमजा हुआ। मुझे नौकरी मिल गई है बरी, हजल सामियान की कंपनी में, और ये घड़ी उन्होंने ही दी है, इतरा कर बताया गया। हजल के जिक्र पर बरिया की बशाशियत ज़ाइल हुई। ना चाहते हुए भी उसे सब कुछ याद आया। क्या मुझे महिल को बता देना चाहिए? खुद से सवाल किया। क्या मालूम इसे हजल भाई ने सब सच खुद बता दिया हो, लेकिन मुझे रुबैद भाई ने तो कुछ और कहा था। ओफो, ये तीनों मर्द मिलकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। अपने ऑफिस की जिक्र छेड़ते हैं, महल की बातें सुनते हैं वो तासुरात देती रही। दिमाग के हर खाने में मुख्तलिफ ख्याल था, हर ख्याल एक दूसरे के मुखालिफ। मुझे अपने सवाल से खुद निकलना है। मुलाकात के आखिर में उठते सुरमई सियाह आंखें एक फैसला कर चुकी थी। जून की ढलती शाम का आसूदा मंजर था। तराशिदा हरियाली और पहाड़ों के दामन से आती हुई किरणें। खरसंदा खावर का हाथ अपने बाजू से गुजारे हजर सामियान के गर्दन से हेडफोन झूल रहे थे। पी कैप और मुकम्मल बाजू वाली वेस्ट पहने वो पथरीली ढलान से उतरते हुए कॉटेज की सिमत आ रहे थे। इतने दिन हो गए थे आपको देखे हुए, तो सोचा आपसे मिलने आ जाऊं, लेकिन ना भाई, मेरी अब हिम्मत नहीं रही। मैं कल ही गोश्त को कहूँगी कि मुझे लेने आ जाए। डॉक्टर खरसंदा को जो तदबीर बताते वो जानबूझकर उसी से परहेज करती। आज वो हजल के घर आई थी, जिसने उसे आड़े हाथों लेने का इरादा किया। बस कुछ दिनों की बात है बीबी जान, एक बार हमारी दवा बन जाए, आपका सारा बुढ़ापा दूर हो जाना है। नानी के जुर्री ज्यादा हाथ थपकते वो पर उम्मीद था। खरसंदा धीरे से पसमर्दा हुई। कुदरत के निज़ाम में हेर फेर मत करें बेटे, वो मसलिहत से बोली। मर्ज का इलाज ढूंढना इल्म में आता है और हमारा दीन इल्म की तरगीब करता है। बुढ़ापा एक कुदरती अमल है, इसे कुदरती तौर पर ही सूद किया जा सकता है, ना कि मस्नूई जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके। जड़ी बूटी भी तो कुदरत से ही आती है। खरसंदा ने गोया हार मान ली। हजल ने बर्दबारी से नानी के कंधों के गिर्द बाजू बांधा। दारा की शादी का क्या सोचा है?
घरों को देखते हुए वो खालिस भाई वाले रूप में आ चुका था। खरसंदा ने उकताते हुए हाथ झटके। आप जो सोचें उसकी माँ सोचें। सालों बाद उसे अपनी जिम्मेदारी तो याद आई। वो जिंदगी में और क्या करेंगी बीबी जान। अभी खाला अम्मी ने बैठे बिठाए ये नया मजाक शुरू किया है। आपको पता है उधर कंपनी में सब अरजान पर हंसते हैं, हर चीज में तो वो सिफर हैं। बेहतर नहीं अपना घर बसा लें। कोर्टिस का फैंस खोलते उसने नानी को अंदर बढ़ाया। आप सबकी शादियों का सोचते रहते हैं, जरा ये नेक नजर खुद पर भी डाल लें। 34 के हो चुके हैं आप। अब अपनी शादी का भी मैं ही सोचूं? आपने कुछ नहीं करना मेरे लिए। मुस्कुराते हुए खरसंदा को सीढ़ियां चढ़ने में मदद करते हुए वो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। जब खुली चौखट में 2 कदम आ रुके, नानी नवासा ने बेध्यानी में देखा तो अनहोनी का एहसास हुआ। तेज में दिखते ज़ोएब जुल्करनैन ने रुबैद के चश्मे लगाए थे। हसल को इस बेवकूफ़ पर एकदम ही गुस्सा आया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये किस हुलिये में घूम रहे हो? करीब आते उसने दबी आवाज़ मगर तेज लहजे में सवाल किया। मेरा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। तुमने एक औरत के घर जाकर उसे हरासा किया है, धमकाया है, उसे थप्पड़ मारकर गला घोटा है। क्या भरी दोपहर में अफीम का नशा करने लगे हो? हसल उसके लहजे पर गुंग रह गया। कौन आंखों से खरसंदा का तहीर में डूबा हुआ वजूद देखा। वो नासमझी से दोनों नवासों को देखती रही। पहले तुम न जाने कहां से दर्जन लोगों की जाली ट्रायल रिपोर्ट लेकर आ गए ताकि ये साबित हो सके हमारी शुगर की दवा मौसर है, और अब ये हरकत। ज़ोएब को उस वक्त से घिन आई जब वो हसल का गर्विदा हुआ करता था। काम के मसाइल काम के वक्त सुलझाया करें ज़ोएब, उन्हें घर ना लाएं। खरसंदा ने अपनी तरफ से मामला खत्म करना चाहा। काम का मामला? बीबी जान, आप जानती हैं आपके लाडले ने क्या हरकत की है। अपने दोस्त की गैर मौजूदगी में ये उसके घर गया और उसकी बीवी पर हाथ उठाकर आया है। दहलीज पर खड़े वो उंगली के इशारे से हजल को कोस रहा था। खरसंदा ने एक संजीदा नजर ज़ोएब पर डाली और फिर हजल को मुखातिब किया। क्या ये सच है हजल? मुखातिब मर्द की हरकत करती निगाहों ने भाई का हिसार न तोड़ा। जी ये सच है। ज़ोएब ने सुकून से सांस भरी। उसे मालूम था इस एतराफ़ के बाद खरसंदा हजल का साथ यकीनन छोड़ देगी। फातिहाना मुस्कुराते हुए 5 फुट 11 इंच के शख्स ने नानी को देखा। अगले ही पल गाल पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ आकर लगा। कई लम्हात आकर गुजरे। सूरज गुरूब होकर मुकम्मल डूब गया। ज़ोएब ने इनको अपने कान में उस चांटे की गूंज सुनाई देती रही। बेयकीनी से हल्की सब्ज आंखों वाली औरत को देखा जो जबड़ा भींचे बमुश्किल खड़ी थी। माना कि आपकी परवरिश में मेरा कुछ खास किरदार नहीं, मगर आप इतने गिरे हुए निकलोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वो नानी को यूं देखता रहा जैसे अजनबी बोली में कोसा गया हो। आपको इतना हसद था कि भाई को गिराने के लिए एक औरत का इंतजाम किया? ज़ोएब को अपना आप जमीन में धंसता हुआ महसूस हुआ। उसकी नेक नामी को हसल सामियान ने गाली बना डाला था। या वो नहीं, आप मुजरिम हो। एक औरत को पैसे दिए ताकि वो आपके भाई को बहलाए। महीनों से वो आजिज आ चुका था। जैसे ही उसे इल्म हुआ कि इस सब के पीछे उसके छोटे भाई का हाथ है, वो उससे सुलह फहमी करने गया कि पैसे लेकर रास्ते से हट जाए और किसी को ना बताएं कि हजल का भाई धोखेबाज है। सीने पर बाजू बांधे हजल झुका सर लिए फर्श को खुरस रहा था। और बिल्कुल दुरुस्त किया कि उसने हाथ उठाया। ऐसी फितना औरतों को तो जिंदा जला देना चाहिए जो पैसों की खातिर किसी के भी आगे बिछ जाती हैं। वो अपना दिफा जरूर करता, लेकिन उसकी आखिरी जुमले ने उसकी रही सही उम्मीद का दिया बुझा दिया। उसे खरसंदा खावर की सोच से घिनाई। हजल ये सब मुझे पहले ही बता चुका था, और उसने ये भी कहा था कि जब आप वावेला खड़ा करेंगे तो हाथ उठाने वाली मैं हूँ। वो एक गैर पर तो हाथ उठा सकता है, मगर उस भाई पर नहीं जो उसके निगह दश्त में हो। तनफुर ज़दा निगाह से मुजरिम का सरता पैर जायजा लेते हुए खरसंदा अंदर बढ़ गई। मगरिब की आजानों में वो दोनों भाई जलती बत्ती तले दरवाजे के आगे खड़े रहे। ज़ोएब को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो धीरे से गर्दन फेरी। वही अपने चारों शाने चित करने वाली मुस्कुराहट लिए हसल ने आंखें चपकते हुए तसल्ली दी। कोई नहीं, जाने दे यारा, नानी है अपनी। नरमी से उसका गाल थपकते जैसे दिलासा दिया। अफसरदा चेहरा लिए ज़ोएब की आंखों में शिकायत थी। प्यार से उसका गाल खींचते हसल ने कब से रोकी हुई हंसी पर से जब्त हटाया। पेट के बल दोहरा होकर हंसते हुए उसके आंखों के किनारे भीगने लगे। बीबी जान, आप जानती हैं आपके लाडले ने क्या हरकत की है? बीवी पर हाथ उठाकर आया है। उंगली के पोरों से आंसू चुनते हुए वो ज़ोएब की नकल उतारते बोला। वक्फे वक्फे से हंसते उसकी बामरादी की इंतहा न रही थी। वो सारी रिपोर्ट्स कहाँ से आई थी हजल? उसका लहजा मुरझाया था। हजल ने सर पर पहनी हुई टोपी उतारते बाल दुरुस्त किए। दादा के गांव से मज़ारा, जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, उनके अंदर से गुलामी का कीड़ा नहीं जाता। मैंने दादा से बोला यह हल्फनामा है जिस पर सबको दस्तखत ज़रूरी है ताकि इस इलाके में हम अपनी दवाइयाँ मुफ्त फराहम करें। हसन ने हंसकर कंधे उचकाए।
अपनी तफसीलात उन्होंने खुद दी हैं। फ़र्क ये है कि मुफ्त दवा से उन्हें फ़ायदा होगा और उन तफसीलात से बनाई हुई रिपोर्ट से हमें। वो खुश था, भला कब नहीं होता था। ये जुर्म है हजल, ये बिजनेस है मेरे भाई, जो तुम नहीं चला सके क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत नर्म है। उसके सीने पर उल्टा हाथ मारा। झिंगुर की आवाज़ और एक गुजरती हुई गाड़ी के अलावा खालाजादों के माबेन गुफ्तगू रुकी थी। तुमने सारा के साथ वो सब क्यों किया? मुझे महिल की बीवी ने कॉल करके सब सच बताया है। साहिल के चेहरे पर शिकस्त का सुर्ख रंग अब तक गहरा था। अगर तुमने उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाया तो वो अपने मॉरल्स भूल जाएगा। ज़ोएब के अंदाज से लगता था वो रुबैद जुज़ाज के ऐसे रूप से वाकिफ हैं। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कदम मोड़ते हुए हजल ने उसका कंधा दबाया, क्योंकि रुबैद जुज़ाज मिल चुका है। कुछ दिन के बाद दोनों चलेंगे अपने तीसरे दोस्त को सलाम पेश करने। कंधे पर थपकी देते वो जेबों में हाथ छुपाते हुए अंदर चला गया। कज़न की नकल चढ़ाते उसकी महजूज चाल का ज़ोएब ने दूर तक ताकुब किया। अगर ठहर कर उस अकेले मर्द पर गौर करो तो ज़ोएब के होठ मुस्कुराहट में ढलते दिखेंगे। चश्मा अंगूठे से दुरुस्त करते उसके दानों वाले चेहरे पर फतानत थी। कुछ देर कब्ल की मायूस कैफियत की जगह अब बस आसूदगी थी। मैं अपने जवाल से समझो निकल चुका। तो साबित हुआ हजल सामियान हर जगह उससे 10 कदम आगे नहीं रह सकता। आज हजल लाला आए थे क्या? तकिए का कपड़ा चढ़ाते मीना के हाथ से सराहना छुटा। दहलीज पर खड़े होकर हाथ झाड़ते हुए महिल जुज़ाज की निगाह उसकी उड़ी हुई हवाइयों पर गई। ऑफिस का लिबास बिना तब्दील किए वो खाना खाकर अभी ऊपर आया था। हाँ आए थे। तेजी से ग्लव चढ़ाते उसने निगाह चुराई। तुम्हें क्या भाभी ने बताया है? उससे पुष्ट किए हुए मीना अपकुन आँखियों से बिस्तर पर आकर बैठते महिल को देख रही थी। नहीं, अभी बाइक अंदर रख रहा था तो बाहर साथ वालों के लड़के की बातें सुनी थी। लहजा मध्यम था। उस वाक़ये के बाद से दोनों के दरमियान बातचीत बंद थी। पहला झगड़ा था। दोनों ही एक दूसरे की पहल के मुंतज़िर थे। वैसे आए क्यों थे? आगा मीना की निगाहों के आगे वो तमाम मनाजिर घूमे। हजल सामियान की आमद, उसका मीना को मुखातिब करना, हजल सारा की गुफ्तगू, उसके मफलूज और बेयकीन आसाब, जिस्म पर बेइख्तियारी कपकपी तारी हुई। पता नहीं, भाभी से कोई बात करनी थी, तुम उनसे पूछ लो। होठों पर जमा होता हुआ पसीना पोंछते उसने जान छुड़ाई। और ये तुम लाला क्यों बोलते हो? सर कहा करो। वो चिढ़ गई। महिल उसके लहजे पर चिढ़का। वो तुम्हारे बॉस हैं, ऐसे अच्छा लगता है रिश्तेदारियां जोड़ो। वहाँ सब मुलाजिम बोलेंगे तुम्हें खैरात की नौकरी मिली है। हाँफती सांसों के बीच वो हाथ हिलाते हुए बोलती गई। काबिल खड़े महिल को देखने से गुरेज करते उसकी नजरें जमीन पर ही इर्द गिर्द रेंग रही थी। मीना, कुछ हुआ है क्या? ताज्जुब से पूछा। तुम्हें मालूम भी है जॉब मार्केट कितनी सख्त है। तुम्हें सब चापलूस बोलेंगे। ऐसा करोगे तो तुम्हारी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। उसने गोया महिल को सुना ही नहीं। मीना, कंधा थामना चाहा तो जब वह बेध्यानी में पीछे हुई। आज भी जब वो आया तो उसने ऐसे पैसे मेरे मुंह पर मारे जैसे खैरात कर रहा हो। वो खुद को हमारा खुदा मानता है कि जैसा चाहेगा हम वैसा करेंगे। उसके अंदाज, रख रखाव, बातचीत, हर चीज में अकड़ बोलती है। वो हकलाने लगी। मीना, बुलंद आवाज में कहते महिल ने उसे कंधों से झंझोड़ा। दिल बर्दाश्ता औरत झटके से जागी। अपनी कैफियत में वो चेहरे पर फिसल कर आते हुए आंसू से अनजान थी। महिल ने हाथ की पुष्ट से उसके गाल साफ किए। क्या बोले जा रही हो? क्या हुआ है यार? हाल में आती मीना की गर्दन शर्मिंदगी के बाद झुक गई। उसका चेहरा साफ करते मर्द के हाथ ठिठके। तुम्हें बुखार हो रहा है? मरीज ने उलझते अपने पेशानी पर हाथ रखा। वो वाकई जल रही थी। बैठो इधर, मैं आता हूँ। मैं ठीक हूँ महिल। बिस्तर पर बैठी औरत ने एहतजाज किया। हिलना मत, मैं आया। चंद मिनट की तन्हाई उसकी आमद पर खत्म हुई। स्पंज बॉब की शक्ल में बनी चप्पल पहने 2 पाँव खिड़की से आती चांदनी के रास्ते में थे। बिस्तर के सामने खड़े महिल जुज़ाज का चेहरा पुर उम्मीद और हाथों में दवा और पानी ग्लास था। ये दवा लो। सियाह जोड़े में बैठी लड़की की रंगत हर गुजरते हुए लम्हे में मजीद फीकी होती गई और आंखों में उकताहट उतर आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। दिल ही दिल में मीना की रिटाई पर गहरा सांस खारिज करते हुए महिल घुटना मोड़कर उसके सामने बैठा और उसकी हथेली थामी। टाई ढीली हुई थी और धारीदार शर्ट के कफ ऊपर हुए थे। दवा तुम्हारी जरूरत है मीना, और जरूरतों का सहारा लेना कमजोरी नहीं। तुम दवा की बात कर रहे हो या खुद की? मेरा सहारा तो तुमने कबूल है बोल कर लिया है। माथे पर कटे बालों वाली औरत ने पेशानी दबाई। डॉक्टर के पास चलना है? महिल ने सुलझोई की कोशिश की मगर उसका हाथ ना छोड़ा। मुझे घबराहट हो रही है, वो मिनमिनाई। मर्द ने झट से उठते हुए कमरे की खिड़की दरवाजे खोल दिए।
اور کچھ؟ وہ فکرمند تھا، تابیدار بھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سینہ مسلتے اس کی شفاف آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے۔ مجھ سے؟ انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ مینا نے نفی میں سر ہلاتے چھت کو دیکھا۔ خود سے؟ ماہین کے لیے اس کی حالت معمہ بن گئی۔ وہ رو نہیں رہی تھی مگر آنکھیں خشک بھی نہیں تھی۔ وہ تکلیف میں تھی لیکن اظہار روکے تھی۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو، حل نہ کر سکا تو کم از کم سن ہی لوں گا۔ ماہین نے نرمی سے اس کے ماتھے پر کٹے ہوئے بال ہٹائے، پھر اس کا دوپٹہ اٹھاتے وہاں جمع پسینے کے قطرے پوچھے۔ میرے مسائل سنانے کے بھی قابل نہیں؟ وہ تعجب میں رہ گیا۔ جب کچھ نہ سمجھ آیا تو آسان حل پیش کیا۔ تمہیں سر درد کی دوا دے دوں؟ کھا کر سو جانا۔ میز سے پانی کا گلاس اور دوا کا پتہ اٹھاتے اپنی بیوی سے سوال کیا۔ آنکھیں دباتے مینا نے گردن ایک مرتبہ پھر انکار میں ہلائی۔ 2 منٹ بس۔ تھکن سے چور اپنی شہرگ محل کے شانے سے ٹکا دی۔ سیاہ بالوں میں چھپی ہوئی اس کی پیشانی محل کی گردن کو چھو رہی تھی۔ فیصلہ کرنا مشکل ہوا کہ کون زیادہ دیکھ رہا تھا، مریض یا تیماردار۔ محل نے جھجک کر نگاہ جھکا کر آگا پر ڈالی جو دنیا سے بے خبر آنکھیں بند کیے اس کے سامنے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ 2 منٹ کا کہہ کر وہ پورے 47 منٹ اس کے کندھوں پر یوں ہی سر رکھے ہوئے بیٹھی رہی، یہاں تک کہ جب وہ سو گئی تو محل نے سانس بھی سنبھل کر دی۔ جب محل جزاز اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے سر احتیاط سے سرہانے پر رکھا تو اس کے اپنے ہاتھ گلاس کو پکڑے رکھنے کے باعث نم تھے، کندھا مینا کے بوجھ اٹھانے پر جامد تھے اور دل اس کی پہل پر جھوم رہا تھا۔ دوا کا پتہ غیر استعمال رہا مگر کم از کم اس کی بیوی سو تو گئی۔ کسی کی بیوی سو چکی تھی اور کسی کی بیوی کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ کمرے میں آگے پیچھے چکر کاٹتے سارا بنت سلمان کا دماغ ایک سے دوسری لڑائی پرو رہا تھا۔ حادثے کے ابتدائی گھنٹوں میں اس کے اسیر کی کیفیت سمتال تھی۔ باہر اور قیاس کے سمندر سے نکلتے وہ محاذ کی تیاری میں مصروف ہوئی۔ جب باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، بردبار قدم قریب آتے تاج مینا کے کمرے کی چوکھٹ پر ٹھہرے۔ لبوں میں مار کر دبائے ہوئے سارا نے گردن پھیری۔ کئی سبز شرٹ تلے سیاہ جینس پہنے زویب نے اسے آگے آتا دیکھا۔ اسے یقین تھا ابھی ایک تھپڑ یہاں سے بھی بطور تحفہ ملے گا۔ اس کی حیرت میں اضافہ ہوا جب سارا نے اسے داخلے سے ہٹاتے دروازہ منہ پر نہیں پشت پر بند کیا تھا۔ میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گی، مجھے فوراً جواب چاہیے۔ گلابی پلازو قمیض اور سفید دوپٹے والی عورت کی سرمئی زلفیں آزاد تھیں۔ زویب استعجاب میں ڈوبا بس دیکھ کر رہ گیا۔ تو وہ ہیڈ بینڈ اسی لیے پہنتی تھی؟ سارا مارکر کا ڈھکن کھولتے ہوئے ایک طرف کو لٹکے ہوئے بورڈ تک آئی۔ تم روبرٹ سے پہلی مرتبہ کب ملے تھے؟ عزلت سے سوال کیا۔ زویب پر اب تک بے یقینی چھائی تھی۔ جواب نہ ملنے پر سارا نے ناگواری سے گردن پھیری۔ میرے پاس ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے، جواب دو۔ نہیں، وہ تم میری مدد لینے کو تیار ہو؟ غائب دماغی سے بات کرتے وہ ششدر رہ گیا۔ تراشدہ جبڑے والی عورت نے تھوک نگلتے نگاہیں پھیری۔ منور کمرے کے ایک کنارے پر وہ کھڑی تھی جبکہ دوسرے پر زویب موجود تھا۔ مجھے تم پر نہ اعتبار ہے اور نہ کرنا ہے، مجھے صرف اور صرف روبرٹ کو ڈھونڈنا ہے، اور اگر اس کے خاطر تم اور تمہارے بھائی کی بنائی کہانی کا کردار بننا پڑے تو میں بنوں گی۔ مجھے خود کو پشے پشت ڈال کر دنیا ادھر سے ادھر کرنی پڑے میں وہ بھی کروں گی، کیونکہ مجھے صرف روبرٹ سے سروکار ہے۔ اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں بدلہ دگنا لوں گی۔ اتنے دنوں سے پوچھتے خود ساختہ سوال کا جواب زویب کو بالآخر مل گیا تھا۔ روبیڈ اندھا نہیں تھا، وہ تو ایک جواہر تھا جس نے کنکروں کے دور میں الماس کو پہچانا تھا۔ اس نے سارا بنت سلمان میں وفا دیکھی تھی اور وفا شاعری مل جانے کے بعد اس نے اور پھر کچھ نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری اور روبیڈ کی دوستی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وائٹ بورڈ پر مختلف تاریخ اور سال درج تھے۔ 3 سال۔ میں 3 سال سے اسے جانتا ہوں۔ زویب پیچھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیا تم لوگوں کو ملانے والا ہزل تھا؟ ہاں، کیوں؟ سارا کا چہرہ روشن ہوا۔ وہاں اب بدلے کے ارادے مستحکم تھے۔ کیونکہ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے تم دونوں کی ملاقات ہزل نے مستقبل کا سوچ کر کروائی تھی۔ بورڈ پر ہند سے لکھتے ہوئے وہ زویب کا ذہن سوالات سے بھر گئی۔ جدید طرز پر بنے صوفے پر دراز نینا زلکر نین ریشمی گاؤن میں ملبوس تھی۔ کمرہ موم بتیوں سے منور تھا اور چہرے پر ماسک لگائے وہ ویپ کر رہی تھی۔ پس منظر میں کوئی گیت چل رہا تھا جبکہ وہ تراشیدہ لمبے ناخنوں میں میموری کارڈ اٹھائے اسے آگے پیچھے ہر زاویے سے ٹٹولے گئی۔ 23 سال قبل کا راز اس ننھی سی شے میں محفوظ تھا۔ ویب کا دھواں چھوڑتے ہوئے نینا نے کارڈ مٹھی میں بھیج لیا۔ اب مجھ پر زوال نہیں اترے گا۔ مسکراتے ہوئے گلوگار کا ساتھ دیتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ کا تکیہ بناتے سر تلے رکھ لیا۔ تم ہزل کے لیے کیا کام کرتے ہو؟
इस सवाल पर वो झेप गया। सारा की तेज नजरों ने उसकी बख्शीश ना की। तुमने बताया था कि अपने कजन के खिलाफ जाना चाहते हो। मैं अब 5 साल की नहीं हूँ जो इस घटिया सी वजाहत पर यकीन कर लूंगी कि बैठे बिठाए जमीर जाग गया है। तो चुनांचे मुझे सच बताओ। जोएब की जरा सी नजर उसकी गर्दन पर बने हुए जख्म पर गई। अपने हम पल्ला के हिस्से की शर्मिंदगी उसे हुई। उसने मेरा इस्तेमाल किया है। रुबैद उसका बायां हाथ था और मैं दायां। हम तीनों गहरे दोस्त थे, मगर मुझे इल्म नहीं था कि ये दोस्ती एक दिखावा है। खुद पर ही तमस्कर से हंसा। मेरा सवाल वही का वही है, तुम उसके लिए क्या काम करते थे? उसका चेहरा टटोलते वो 3 साल कबल के किस्से का राज फाश कर बैठा। मौर महल में एक हॉल कमरा वर्जिश के लिए मुख्तिस था। 2 साल कबल ही जोएब ने सिक्योरिटी कंपनी शुरू की थी। बुरी तरह दिवाली निकलवाने के बाद उन दिनों वो मारूफ शख्सियत का बॉडीगार्ड बना घूमता था। लंबे बालों पर रुमाल बांधे और सुरमई बनियान पहने हुए वो सीने के मकाम पर वजन रखते बेंच प्रेस कर रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ उसे मानूस चाप सुनाई दी। कुछ लम्हात बाद बोली भी कान में पड़ी। वो सिर्फ एक औरत थी जोएब, उस जैसी साख्त और सूरत की तुम्हें 10 मिल जाएंगी। उसके सर पर आकर खड़े होते ये हमदर्द लहजा और किसी का नहीं, उसके भाई का था। आपके लिए वो बस एक औरत थी। मेरी नज़र से देखें तो वो तो एक ही औरत थी। जलिश मंसूर को जाने उसे साल हो गया था और ये उनके ताल्लुकात का पहला ब्रेकअप था। जामनी धारीदार पेंट कोट में गालबन हसल काम से आया था। मुझे तुम्हें ऐसा टूटा हुआ नहीं देखना। तुम मुझसे बस साल छोटे हो, लेकिन मेरी हिफाजत में हो। मुझे अच्छे से याद है तुम एक कमज़ोर बच्चे थे। जब पैदा हुए थे तो सब बताते हैं काफ़ी दिन इंक्यूबेटर में रहे। 6 साल की उम्र तक तुम सही से बोलते नहीं थे। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा आपके बच्चे का IQ जहानत बहुत कम है। वजन उठाते मर्द की मदद करते वो उसे अकीदत से देखता रहा। लेकिन तुम फुर्तीले बहुत थे। तबाही तुमने 1 साल की उम्र से ही बचाना सीख ली थी। हजल मुस्कुराया यूं जैसे सामने एक नन्हा सा बच्चा घुटनों पर रेंगता हुआ शरारत करने जा रहा हो। वजन वापस रखते हुए जोएब ने सुर्ख चेहरे समेत लंबी सांस भरी। और इस चीज़ को मैंने पहचाना। नैना के सामने तुम्हारी वकालत की कि अगर तुम ज़हीन नहीं तो उसका ये मतलब तो नहीं कि ताकतवर भी नहीं। और ममा ने कहा था कि असली ताकत जहानत ही है। उठकर बैठते उसने करीब रखी हुई बोतल को मुंह लगाया। फासले पर टंगा हुआ तौलिया जोएब की तरफ उछालते हुए वो चमड़े के सोफे पर बैठा। तुमने जब 23 की उम्र में A लेवल्स कर लिया तो आर्मी का एग्ज़ाम दिया था। हसन माजी को दोहराने का तहिया करके आया था, जिसमें अगर मेरे चचा मुझ पर हाथ न रखते तो यकीनन गद्दार का बेटा होने की वजह से मेरा दाखला इतना सहल न होता। गर्दन पहुँचते वो हंस दिया। और तुफ तो ये है कि मुझे फिर उसी चचा ने इल्ज़ाम लगवाकर फौज से निकाल भी दिया। तुम कर लेते ना शादी उनकी बेटी से। क्या खूबसूरत नहीं थी वो? उन्हें मेरी ज़रूरत होती तो कर भी लेता। उन्हें तो जायदाद का वो हिस्सा चाहिए था जो बाबा मेरे लिए छोड़ कर गए थे। जोएब की आंखों में अपनों से मिले धोखे का कर्ब था। मुझे लगता था मरहूम भाई का खून समझकर मुझसे मोहब्बत निभाते थे। उनकी तो नजरें ही कहीं और थीं। तुम्हें क्या लगता है नैन खालू गद्दार थे? जोएब ने कंधे उचकाए। एक 4 साल के बच्चे को बाप का चेहरा भी सही से याद ना था। वो ऐसे फैसले कैसे करता? पता है लाला, फौज में जाना एक फितरी ख्वाब था। मुझे लगता था मैं तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ही बना हूँ, लेकिन ना ये मुल्क हिफाजत के काबिल है और ना इसके लोग। अच्छा ही हुआ जो मैं नहीं गया। ऐसे बिके हुए निज़ाम पर मैं लानत भेजता हूँ। जोएब ने तौलिया गर्दन पर रखा। मुझे याद है 26 की उम्र में मम्मा ने बंटवारे की बातें शुरू की तो बीबी जान को हौल उठ गए कि कहीं उनकी रियासत के टुकड़े न हो जाए। तब अगर आप बाबा की जायदाद बेचने में मदद ना करते तो मैं कभी अपना हिफाजती इदारा ना खोल पाता। मगर खैर, एक ही सांस में वो माजी को भुलाते हाल में आया। तब मैंने तुम्हारी मदद की। आज मैं चाहता हूँ तुम मेरे काम आओ। गुस्ल खाने तक जाते जोएब को कानों पर यकीन न आया। भला उस जैसे नकारा से हजल को क्या काम? मैं अपने भाई के अलावा और किसी पर एतबार नहीं कर सकता। इस मान और मोहब्बत के बदले हजल सामियान जान भी मांगता तो वो नजराना पेश करने में लम्हा ना सोचता। किस कदर बेवकूफ़ था मैं। मेरी मदद के नाम पर वो मुझ पर गहरा तंग कर रहा था। जोएब ने अपना खाली दामन फैलाया। मैं हजल सामियान के काले धंधों के रहनुमाई करता हूँ। उसका हर गैर कानूनी काम का निगरान मैं हूँ। मसलन, इनमाक से सुनती हुई सारा ने उसे टोका। चंद पल वो अपनी उंगलियों से खेलता रहा। गुनाहों का एतराफ़ आसान कहाँ होता है? धमकाना, मारपीट, अगवाकार, गैर कानूनी अद्वियात की खरीदो फरोख्त, एक्सपायर्ड दवाओं की तारीख बदल कर दोबारा मार्केट में भेजना, जाली कागजात तैयार करवाना और
بولتے بولتے اس کے زبان میں لکنت آئی۔ سارا کی تیز نظریں اس کا احساس جرم بڑھا رہی تھیں۔ نقصان دہ کیمیکل سے ڈرگس بنوا کر آگے بھیجنا۔ کمرے میں مرد کی سانسیں آزاد کرنے کی آواز اور عورت کی سانسیں کھینچنے کی آواز یکمشت آئی۔ یہ بھور بن کے ایک خاموش مگر خوشگوار کوٹیج کا منظر تھا۔ پہاڑوں اور اونچے تنے والے درختوں کے چھاؤں میں بیٹھی ہوئی وہ ماں بیٹی ہاتھوں میں چائے کے مگ اٹھائے چڑھتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ ارجان سے کیا وعدہ نبھاتے حاضرہ 3 دن کے لیے اس کے ساتھ چھٹیوں پر آئی تھی۔ فی الحال ان کا قیام حاضرہ کے دوست کا گھر تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ماما وہ مان جائیں گے؟ کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے ارجان دار کے لہجے میں اندیشہ تھا۔ ہتھیلیوں پر لکڑی سے لگائی مہندی کے مٹے نشان تھے۔ چیئرپرسن ووٹوں کی بنیاد پر منتخب ہوگا، اور اگر کسی مضبوط کینڈیڈیٹ کو ووٹ مل گئے پھر؟ چائے کو گھونٹ بھرتی ہوئی حاضرہ دل جمعی سے مسکرائی۔ ان سب کو لگتا ہے میں بوڑھی ہو چکی ہوں تو حکومت بھی بھول چکی ہوں۔ 1 سال قبل میں نے کمپنی کے قاعدے قانون میں کچھ رد و بدل کروائے تھے۔ بقول اس کے سابقہ چیئرپرسن حق مسترد ویٹو کی طاقت رکھتا ہے۔ سفید برس کے مریض نے خالی کپ درمیانی میز پر رکھا۔ سربراہ کے انتخاب کے لیے انتظامیہ کمیٹی کی رائے لیے بغیر میں با اختیار فیصلے کر سکتی ہوں، اور میرا فیصلہ سب سے کمزور امیدوار پر ہوگا۔ ارجان حوالنک بنے ماں کا پرمسرت چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آواز آئی تو لہجہ غیر جذباتی تھا۔ ماما، آپ اپنی ہرس کو چھوڑ کر ادارے کی فلاح کا کیوں نہیں سوچتی؟ مجھے بٹھا دینے سے وہ صرف بابا کی نسل کے لیے وقف رہے گا، عوام کی خدمت کا ذریعہ کبھی نہیں بنے گا۔ یہ فیصلہ تم میرے مرنے کے بعد لیتی رہنا۔ حاضرہ کے شفاق رویے پر ارجان کے دل میں گھوسا سا پڑا۔ بے قرار سا ہوتے ہوئے اس نے ماں کے ہاتھ تھامتے لبوں سے لگایا، خدا آپ کو میری عمر بھی لگا دے، لیکن ایسی باتیں مت کیا کریں۔ اس نے بے صبری سے التجا کی۔ پہاڑوں کو دیکھتی حاضرہ نے بیٹی کے بھیگ پر ایک نظر تک نہ ڈالی۔ سفید تختے کو بغور دیکھتے سارا کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، روبید اور تمہیں ساتھ لانے کی ایک ہی وجہ بنتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حزل اپنا پلان 3 سال پہلے سے ہی سوچ چکا تھا۔ تم دونوں کے چہرے میں مشابہت ہی اس کے لیے فائدہ مند تھی۔ کیا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ حزل سامیان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا تمہیں کبھی خیال آیا کہ روبید تمہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ اس کے براہ راست سوال پر عورت ایڑیوں پر گھومی۔ ننھی پیشانی پر آدھا غصہ زویب سے ڈھکانا تھا۔ راز رکھنے کا ہرگز مطلب دھوکہ دینا نہیں ہوتا۔ میاں بیوی میں بھی کچھ باتیں خفیہ ہونی چاہیے۔ یہ بھی کہ وہ کن مسائل سے گزر رہا ہے۔ زویب نے اس کی بے خبری پر گہری سانس بھری۔ وہ کانٹریکٹ اور شرائط جھوٹ نہیں ہے سارا۔ روبید نے واقعی اپنے جنون میں اندھا ہوتے ہوئے یہ بیوقوف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مانے تھے۔ مجھے تو لگا تھا کانٹریکٹ کی تمام شرائط سے تم واقف ہوں گی۔ میں نے کبھی جاننا بھی نہیں چاہے۔ مجھے یقین تھا وہ جو فیصلہ کرے گا درست کرے گا۔ روبید نے نفع اور نقصان دونوں کو 50-50 کہہ کر اسے بتایا تھا۔ تم نے اس پر اندھا اعتماد کیا، اور اس نے اپنی عزت رکھنے کے خاطر بھی اپنی بیوقوفیاں تم سے چھپائیں۔ زیب کو دونوں سے بیزاری ہوئی تھی۔ وہ عموماً اتنی دیر تک کام پر نہیں بیٹھتی تھی، مگر آج چونکہ ہاسپٹل کے اخراجات اور آمدنی کی ملاقات رکھوائی گئی تھی تو مرجان شہری نے معمول پر سمجھوتہ کیا۔ ہاتھ میں تھامے بیگ میں چابیاں ڈالتے وہ باریک سیاہ ہیل میں تیز قدم اٹھاتی پارکنگ کی ڈھلان میں اتر رہی تھی۔ سیاہ پلازو شرٹ پر سرمئی کوٹ کندھے پر ڈالے ہوئے اس کی سنجیدہ نگاہیں دور کھڑی ہوئی اپنی گاڑی تک گئیں۔ نیم روشن پارکنگ میں اس کے سوا کوئی نہ تھا جب پشت سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ اس سے قبل کہ مرجان پلٹ کر جائزہ لیتی، 2 بھاری ہاتھوں نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ چیختی چلاتی تو منہ پر رکھا ہاتھ دباؤ بڑھاتا، ہاتھ پاؤں مارتی تو کمر پر لپٹا ہوا بازو گرفت تنگ کرتا۔ اٹھاؤ اٹھاؤ، اسے گاڑی میں ڈالو۔ مرجان اپنی مادری زبان کو پہچان گئی۔ مزاحمت کرتے اس نے حملہ آور پر ہیل مارنی چاہی۔ جب قدم زمین سے بلند ہوئے، کسی دوسرے شخص نے اسے ٹانگوں سے جکڑ کر، جبکہ پچھلے 2 کے قابو میں اس کے کندھے تھے۔ جلدی کر جلدی۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے اس نے خود کو آزاد کرنے کی تگ و دو میں ہمت صرف کی۔ اگلا لمحہ نہ گزرا جب اسے اوپر سے شور سنائی دیا۔ سیٹیوں کے واویلے کے ساتھ بھاگتے ہوئے قدم نیچے کی اور آ رہے تھے۔ چھوڑ چھوڑ، اس کو چھوڑ، ان میں سے ایک نے باقی دونوں سے کہا۔ مرجان کی ٹانگوں کو باندھے لڑکا گھبرا گیا تھا۔ بھاگ، اس کو چھوڑ دے۔ کسی حقیر شے کی طرح زمین پر پھینکتے ان تینوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ فرش پر گر کر کھانستی ہوئی مرجان نے اپنا جوتا اتارا اور ویگن میں بیٹھتے ہوئے مرد کا نشانہ لیا۔ یہاں اوپر سے گارڈ سمیت اس کا ڈرائیور آیا۔ وہیں وہ تینوں گاڑی میں بیٹھتے دوسرے راستے سے فرار ہو گئے۔ مرجان کی جوتی بمشکل ہی ان کی گاڑی تک ٹکرائی تھی۔ آپ ٹھیک ہو بی بی؟
गफूर ने सहम कर उसे उठने में मदद की। मरजान ने हाफती सांसों से उसे उनका पीछा करने का इशारा किया। उसके खुले बाल बिखर चुके थे, जबकि चेहरे पर पसीने की बूंदें ठहरी थीं। पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, सीसीटीवी में उनकी गाड़ी दिख गई है, सुबह तक वो पकड़े जाएंगे। हथियार से लैस सिक्योरिटी गार्ड ने उसे उठाते हुए हौसला दिया। कोई एक भागकर उसके लिए पानी लाया, जबकि गफूर ने उसे बैठाते हुए गाड़ी का एसी चलाया। मरजान शहर के मुकम्मल वजूद पर कपकपी तारी थी। उसे वो तीनों हाथ अब तक जिस्म पर रेंगते हुए महसूस हुए। लिबास पर लगी हुई धूल साफ करते उसके हाथों की उंगलियां बेजान थीं। पिछली नशिस्त पर मौजूद औरत ने पांव उठाते हुए सीने से लगाए और खुद के गिर्द हिसार तंग किया। सालों की मजबूती एक ज़रब से टूटी। पानी की बोतल थामते हुए उसने ढक्कन आज़ाद किया। जब पर्स से झांकता हुआ फ़ोन थरथराया, गैर शनासा नंबर की कॉल पर मरजान के वजूद में तेज की लहर दौड़ी। वो जानती थी ये उसके हमलावर का सरगना ही होगा। चूने भाउज, कैसी हो भाभी? धमकाने की नीयत से फ़ोन उठाती औरत के हाथ से मोबाइल फिसलता हुआ बचा। महफूज सी बेफिक्र आवाज़ और किसी की नहीं, उसके सगे चाचाजाद ज़रक जलाल की थी। मैं खुद आना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल सका। उम्मीद है मेरे दोस्तों ने ज़्यादा वक्त नहीं लिया होगा। मरजान के इश्ताल में इजाफा हुआ। मुट्ठियाँ भीजते उसने होंठ दबाए। उन्हें भी तुम्हारी तरह मौका नहीं मिल सका। निशिस्त पर अकड़ते हुए वो फंकारी, कोई बात नहीं, अगली मर्तबा मैं भी उनके साथ आ जाऊंगा अगर। उसके वक्फे पर मरजान ने बेजारी से गर्दन हिलाई। तुम उनके चोरी के पैसे लौटा दो। अपने बाप के नाम पर तुमने उन गरीबों के हक हलाल की कमाई बटोरी थी, ये कहकर कि मैं इलाके में हॉस्पिटल खुलवाऊंगी। या तो तुम अपना अहद पूरा करो या उनके पैसे वापस लौटाओ। इस मर्तबा मुँह से कह रहा हूँ, अगली बार मेरे हाथ बताएंगे। उसकी आवाज़ में इंसानियत से ज़्यादा अना बोलती थी। डकैतों का खून होकर तुम शर्फा के लिए आवाज़ उठा रहे हो? जाओ, जो करना है करो। आगे भी तुम्हारे खानदान की औरत खड़ी है। हमारे किरदार अलग हैं, मगर खून एक है। खटाक से ऐलान करते उसने फ़ोन रख दिया। पानी की सारी बोतल उजलत में खाली करने के बावजूद भी उसके अंदर का लावा कम न हुआ। अभी गली गली में बकने वाले मुझे डराएंगे। कनपट्टी मसलते हम आहंग नकोश पर सिर्फ नफरत ही नफरत थी, बरसों से पुख्ता होती जानलेवा नफरत। इंकिशाफ का जहर सारा सलमान को पत्थर का कर गया। ज़ुएब से रुख फेरते हुए वो कितनी ही देर बंजर आंखों से दीवार को तकती गई। यह हकीकत है सारा, रुबैद भी एक इंसान है। उसे देवता की जगह इंसान ही समझो। उससे इतनी ही उम्मीद लगाओ जितनी वो सहार सके। तो तुम्हारा कहना है मेरे वजह से उस पर यह मुसीबत आई है? मैंने उसे बरतर रखा, बराबर नहीं समझा, तो वो मुझसे मसाइल छुपाता रहा। मियाँ बीवी में बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ। तुम कुछ मत ही कहो, तुम्हें क्या मालूम रिश्ते क्या है, एहतराम क्या है, वफा क्या है। ज़ुएब को ख्याल बस एक ही औरत का आया। जख्म हरे हुए और वजाहत देने के बजाय उसने रुख फेर लिया। तुम्हें महिल बरीरा को बता देना चाहिए कि उनके भाई के साथ क्या क्या ज्यादती हुई है। जानना उनका हक है कि आखिर मैं कौन हूँ। कुछ देर बाद मसलिहत से बोला, और इससे क्या होगा? क्या रुबैद को इंसाफ मिल जाएगा? क्या मेरा घर वापस लौट आएगा? उसकी आवाज़ कांटदार थी और उसका वजूद गम से लरस रहा था। वो दोनों तो अब हजल का गुन गाते हैं। उन्हें बताना यानी दो जज्बाती दिमागों को भड़का देना। अव्वल तो वो यकीन नहीं करेंगे, और अगर उन बेवकूफ़ों ने यकीन कर भी लिया तो बिना सोचे समझे हजल से लड़ने पहुंच जाएंगे। नुकसान फिर उनका ही होगा। फैसला मुश्किल था कि नफरत किसके लिए थी, सामियान के बेटे या जुज्जाज की औलाद के लिए। उसके दिन ऐसे फिरे थे कि महिल को अब किसी का कहा कुछ भी बुरा न लगता था। मायूसी की जगह वो बिला ज़रूरत ही मुस्कुराता रहता था। गंदमी टाई लगाए हुए वो एचएस के फार्मा के ऑडिट यूनिट में हिसाब किताब के काम पर लगा था। क्यूबिकल में बैठे हुए उसने मेज़ की तस्वीर ली और अपने सोशल मीडिया पर डाली। ये छोटी बात नहीं थी कि वो इस इदारे से मंसूब था। जितना हो सकता था महिल जुज्जाज इतना इतराएगा, लोगों के दिल जलाएगा। अभी पोस्ट किए हुए कुछ ही देर हुई थी जब स्क्रीन पर आते पैगाम ने उसकी बेफिक्री कुछ कम की। माहिद की जानिब से मैसेज आया था। झगड़े के बाद से दोनों की बातचीत बंद थी, यहाँ तक कि समत को भी वो नज़रअंदाज कर रहा था। उन दोनों के मुस्तहकम पेशे देखकर उसको अपना आप छोटा लगता था। बगैर पढ़े पैगाम हदफ करते वो दोबारा मनमौजी में मसरूफ़ था। जब कागजात पटकने की गूंज हुई, लैपटॉप की ठक-ठक, लोगों की गप्पे और प्रिंटर की आवाज़, सब ने दम साध लिया। इसे तुम काम कहती हो? तुम जैसी औरतें शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए बनी हैं। 4 मरतबा तुम्हें काम समझाया है, मगर मजाल है जो बंद दिमाग में कुछ बैठ जाए। हॉल के सिरे पर खड़ी हिसाब की सरबरा फाइल पकड़े लड़की को लताड़ रही थी।
ऊपर की सिफारिश से तुम्हें नौकरी तो मिल गई है, मगर ज़्यादा दिन तक मैं भी तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। देखती हूँ कैसे तुम जैसे जाहिल यहाँ टिकी रहती हैं। मोटे आंसू लिए वो लड़की लब चबाते उंगलियां मसलती रही। जब सरबराह ने बिना सोचे समझे फाइल उसके मुंह पर उछाल दी। तमाशा सब देख रहे थे, मगर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस औरत के चले जाने के बाद धीरे धीरे ही सही सब मामूल पर लौट गए, सिवाय महिल से 2 क्यूबिकल आगे बैठी हुई लड़की के। नरम दिल जुज्जाज ने कुन अखियों से किसी के पहल करने का इंतजार किया। जब कोई न उठा तो उसने ये बेड़ा अपने कंधों पर उठाया। कहाँ जा रहे हो हीरो? साथ वाले मेज से मुलाजिम बोला। ब्लूबेल अपने दफ्तर से बैठकर सब देखती है। उसने तुम्हें हातिमताई बनते हुए देख लिया ना, तो वापसी की पहली टिकट तुम्हारी कटेगी। महिल ने नागवारी से पहले आंसू साफ करती लड़की को देखा और फिर उजाला नाज उर्फ ब्लूबेल के दफ्तर को। ये जहालत है, अगर गलती हो भी गई है तो तमीज से समझाएं। यूं सबके सामने हाथ उठाने की इजाजत कौन देता है? महिल की बात पर मर्द ने हिज उठाया। नए आए हो ना बाबा जी, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे कि ये HSK का रिवाज है। करीब से गुजरती खातून के कहने पर दोनों पुराने मुलाजिम हंसे। महिल को उस सख्त दिली पर खिफत हुई। हमदर्दी और इखलाक को घर छोड़कर आया करो लड़के। अगर नौकरी पर टिकना है तो कान लपेटना और हाथ बांधना सीख जाओ, वरना 2 दिन में निकाले जाओगे। कागजात उठाता हुआ मर्द उसके करीब आया, और जो यहाँ का नहीं रहता वो फिर कहीं का नहीं रहता। नौमौलूद मुलाजिम को रिवायत की घुट्टी देते हुए वो आगे बढ़ गया। तजबुजों में मुब्तला महिल ने मुतासरा मुलाजमा को देखा। इंकिसारी पर खुदगर्जी को फोकियत देते उसने आंखें भींच ली। क्या उसके ख्वाबों की जन्नत इतनी जल्दी जहन्नुम बनने वाली थी? क्या उसके ख्वाबों की जन्नत ये थी? तहखाना साफ करवाने की नीयत से खरसंदा ने मुलाजमीन को हुक्म सादर किया था। जब उनमें से कुछ के हाथ एक गलता लकड़ी का मजबूत डब्बा लगा, मालकिन के सामने लाते वो सब भौचक्का रह गए। खरसंदा के चेहरे पर तासुरात आना, और वो भी मलाल का, ये उनके लिए अनहोनी थी। अपने कमरे में मौजूद वह अकीदत से डब्बे खोले बैठी थी। अंदर मुख्तलिफ कागज, रंग, स्टैम्प शुदा खतूत का अंबार था, मगर उन सब में लिखाई एक ही थी। हर खत एक ही सतर से इब्तिदा हुआ था। मेरा खानदान, खरसंदा बीबी, फ़कत उनकी बेटी शाहजीना जलील। अंगूठियों से लेस उंगलियां उस नाम पर ठहरी। शाहजीना का नाम चूमते हुए वो मोहब्बत पास नजरों से खत की तहरीर पढ़ने लगी। शाहजीना पढ़ाई के खातिर लाहौर हुआ करती थी। मौर महल में उस वक्त खावर की आधी बहनें आबाद थीं, और ससुराल झंझटों में वो अपनी बेटी को उलझाना नहीं चाहती थी। कुछ वहाँ पर पढ़ाई का निज़ाम तरक्की याफ्ता भी ना था। कोई नहीं जानता था सिवाय खरसंदा के कि वो पढ़ाई के साथ साथ पाकिस्तान रेडियो में नशरियात भी करती है। और अगर किसी को मालूम हो भी जाता, खरसंदा के होते हुए उसकी बेटी को मुजरिम क्या मुलजिम करार देना भी नामुमकिन था। मोरे, मुझे यहाँ पर एक प्रोड्यूसर मिला है। वो कहता है मुझे हीरोइन बना देगा। बड़ी बड़ी पिक्चरों में आऊँगी मैं, जैसे बाबर शरीफ, शबनम आती हैं। खैर, तुम्हें तो पता भी नहीं ये कौन होंगे। वो बहुत अच्छा है मोरे, मेरी बहुत इज्जत करता है। तुम देखना मोरे, एक बार मैं बहुत सारा पैसा जमा कर लूँ तो तुम्हें उस जेल से निकाल लूँगी। आपा तो खुद परदेश भाग गई हैं, और तुम सुबह शाम उस मर्द के खानदान की खिदमतों में ही पिसती रहती हो। ये पहला खत था जहाँ शाहजीना ने सामियान का जिक्र किया था। पैगाम आते रहे, मालूमात बढ़ती गईं, और फिर एक रोज़ एक तवील पैगाम आया। खरसंदा ने गमगीन नज़रों से कागज़ उठाया। मैं शादी कर रही हूँ इस बहार के पहले हफ्ते में। मैं तुम्हें भी बुलाना चाहती थी, मगर मुझे मालूम है उस जेल से छुट्टी तो तुम्हें ईद पर भी नहीं मिलती। सामियान अच्छा है मोरे, वो मुझे हीरोइन बनाएगा मोरे। फिर मुलाकात भी हो गई। शादी के 10 माह बाद 18 साल शाहजीना 38 साला सामियान के साथ मिलने आए। एक हाथ में बस्ता और दूसरे में 5 माह का हजल सामियान उठाए। जहाँ सबको इतने कम अरसे में उस उम्र का बच्चा देखकर हैरत हुई, वहाँ खरसंदा का कलेजा कटकर 2 टुकड़े हुए। शाहजीना के साथ खड़ा शख्स उसका शोहर कम बाप ज़्यादा लगा। ये तुमने क्या कर दिया था जीना? डब्बे से पेशानी जोड़ते हुए वो फोट फोट कर रो दी। बेटी को न बचा पाने का जख्म उसके दिल पर आज तक ताज़ा था। बेटी का बेटा खुद को उजाड़ने के राह पर था, और खरसंदा खावर यहाँ भी गैर दानिस्ता ही सही, मगर उसका साथ दे थी। सुल्तान के पिंजरे के आगे खड़े हजल ट्राउज़र की जेब में हाथ डाले हुए था। सिया बिच्छू अपने खुराक पर लेपटा हुआ उसे खाने में मशगूल था। तहिर से देखते हुए हजल ने हाथ में थमे हुए फ़ोन पर कुछ नंबर मिलाए। सोफे पर आकर ढेर होते हुए उसने सर गिराया, और दूसरी तरफ से कॉल उठाए जाने पर जान फिशानी से मुस्कुराया। आई मिस यू, वो सरशारी से बोला। दूसरी जानिब गहरी चिप का रोज़ा टूटा। मैं सियासतदानों के लिए काम करना छोड़ चुकी हूँ।
عورت کی آواز بھاری تھی۔ میں تمہارے لیے صرف ایک سیاستدان تو نہیں۔ کچھ جتایا گیا حزل اب تک آنکھیں موندے تھا۔ عورت دوبارہ خاموش رہ گئی۔ میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتی حزل، انکار میں التجا چھپاتے وہ ضبط سے بولی۔ مت کرنا، میرا ایک جاننے والا ہے، اس کے لیے کر دو۔ تم میری کنگ میکر تھی اور میں اس کا کنگ میکر ہوں۔ عورت کی بے بسی حزل کی انا بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ ہلکے نیلے اچھوں والے برڈ نے اپنے ایک پالتو کو دیکھا اور دوسرے کو سنا۔ میرے علاوہ سب۔ تم اب چاہیے بھی نہیں۔ زنان زمیل رد ہونے کو اپنی خوش قسمتی اور اگلے کی بدقسمتی سمجھتی ہے۔ حزل کو یہ ادا بھائی، ہنستے ہوئے آدھا چہرہ ڈھکا۔ مجھے کام کی تفصیلات بھیج دو، وقت آنے پر مانگوں گی جو چاہیے۔ نہ کوئی سلام، نہ ہی خیر خبر، اور سلسلہ کلام منتقع ہو گیا۔ موبائل کی اسکرین دیکھتے ہوئے حزل کے چہرے پر بشاشت تھی۔ لبوں پر دھن گنگناتے وہ محراب کھک کے متعلق تفصیلات بھیجنے لگا۔ کشف کے لمحے سنبھلتے سارا اب حقیقت میں رہ کر سوچ رہی تھی، حزل نے مجھے وہ آفر کیوں دی؟ میں اتنی لائق تو نہیں، اس میں تو اس کا نقصان ہے۔ زویب سانپ کے ہر روپ سے واقف تھا، یہ وارا بھی پہچان گیا، کیونکہ وہ تمہارے ذریعے ربید پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم اس کی کمزوری ہو، اور اگر کام نکلوانا ہے تو تمہیں اپنے ارد گرد یعنی خطرے کے ارد گرد رکھنا ہوگا۔ سارا حزل کے سوچ پر ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ وہ چند دنوں میں اس سے بیزار ہو چکی تھی۔ کیا 34 سالوں میں وہ خود سے عاجز نہیں آیا تھا؟ میری مانو اور اس کی ترتیب شدہ چال پر چلتی جاؤ۔ وہ خوش فہم ہے، جب تک اسے محسوس ہوگا کہ کھیل میرے ہاتھ میں ہے تب تک وہ مسائل میں نہیں الجھے گا۔ اور تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ زویب نے ان کے چہرے پر آنے والی خوشی فخریہ تھی، کیونکہ بقول اس کے وہ ربے جزاز کو تلاش کر چکا ہے۔ سارا کے قدموں سے زمین نکلی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ لیکن یہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ بھی مکمل قد سے کھڑا ہوا۔ صرف میں جانتا ہوں ربے جزاز کہاں ہے۔ ساما کھڑے کھڑے پتھر ہوئی اور نکلتی سانس میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ زویب کا اطمینان دیکھتے سارا کو ایک مرتبہ پھر شبہ ہوا، کیا یہ واقعی جزاز کا دوست ہے یا نہیں؟ عمارت میں تقریباً ہر شخص سو رہا تھا، اور اگر سو نہیں رہا تو اونگنے میں توانائی صرف کر رہا تھا۔ ایسے میں غسل خانے سے نکلتی بریرہ اپنے گیلے ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ کانوں نہ لگی کلائی کے باوجود اس کے وجود میں نقاہت حد سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اوپر سے یہ ہاسپٹل کا کھانا، کل سے منتظر تھی کہ ربید آئے اور وہ کوئی برگر پیزا جیسی خوراک منگوائے۔ سیڑھیاں اترتی عورت نے باری باری دونوں طرف دیکھا۔ کمروں کی بتیاں گل تھیں، اور سوائے ایک مرکزی داخلے کی بتی کے سوا دونوں راہداریوں میں اندھیرا تھا۔ جمائی روکتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو 3-4 زلفیں بے معنی ہی ہاتھ میں آئی۔ منہ بسوڑتے وہ قدم گھسیٹتے اپنے متعلقہ کمرے تک آئی۔ کفل پر ہاتھ جامد رہ گیا اور کان کھڑے ہوئے۔ 2-3 سیکنڈز گزرے جب بریرہ کو وہ آوازیں دوبارہ سنائی دی۔ اسٹریسر گھسیٹنے کی رگڑ میں تیز قدموں کی گونج تھی۔ تجسس کا کیڑا اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس میں تھا۔ افسانوی کہاوتوں کی مروب لڑکی نے اپنی کہانی کی تلاش میں آوازوں کا تعاقب کیا۔ تحمل سے تہ خانے میں اتر آئی۔ چھت پر لگی ہوئی بتی اتنی ہی تھی کہ وہ زینوں کا مدھم سا وجود دیکھ لے۔ آخر زینے پر آتے اسے بائیں جانب کو فاصلے سے شیشے کا دروازہ نظر آیا۔ دبے قدم بریرہ زجاج چلنے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر ڈر کے آگے جیت کے موقعے پر چلتی۔ لڑکی کھلے دروازے سے کچھ دور ٹھہری۔ جھانکنے کی نوبت نہ آئی۔ اسے عمارت سے کچھ دور سیاہی میں ہیولے دکھے۔ جلدی کرو، اس سے پہلے کوئی آ جائے۔ بغور دیکھنے پر سرتا پیر حفاظتی گیئر میں موجود 2 مردوں نے ایمبولینس کا دروازہ کھولا اور پھر وہاں سے ہٹ گئے۔ باہر کی نارنجی روشنی سے دور بریرہ مکمل اندھیرے میں چھپی تھی۔ جب یکلخت آتی ہوئی سانس کو ہاتھ رکھتے ہوئے روکا، سفید کپڑے میں لپٹے شخص پر ایک بیلٹ کندھے پر بندھی تھی، جبکہ ایک پاؤں کی سمت وہ کوئی مردہ تھا جسے اٹھانے میں دونوں کو مشکل کا سامنا تھا۔ اٹھا کر اسے اندر بٹھانے کی تگودوں میں مردوں کا ہاتھ چادر سے باہر آیا، اور وہیں بریرہ کی روح اس کے جسم سے۔ مردانہ ہاتھ مختلف طرز کے پیلے پھوڑوں سے بھرا تھا، جن سے رستی ہوئی سفید پیپ اس کی انگلیوں سے ہوتے ہوئے بوند کی طرح ٹپک رہی تھی۔ بریرہ نے آتی متلی کو روکتے وہاں سے دوڑ لگائی۔ پلٹنے سے قبل کسی نے اس کے ہونٹوں کے بیچ رسی ڈالتے ہوئے اسے پیچھے کو کھینچا۔ ٹانگیں مارتے وہ لڑکی شیشے کا دروازہ پٹکنے لگی تو کبھی ہاتھوں سے دیوار اور فرش بجاتی۔ ایمبولینس میں اس شخص کو ڈالتے ہوئے وہ افراد وہاں سے جا چکے تھے۔ بریرہ کو اپنے ہونٹوں سے خون رستا ہوا محسوس ہوا۔ زبان پر لگتی ہوئی رگڑ سے اٹھنے والی تکلیف آنسو بن کر گالوں پر پھسلی۔
اس نے خود کے چھڑوانے کی تگودو کی جس میں اس شخص نے رسہ کس کے اس کے سر کی پچھلی طرف باندھا، یوں کہ اب اس کے ہونٹ زدہ تھے اور سر پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ بریرہ نے آگے کو ہونے کی کوشش میں موٹی ڈور کھینچی اور شخص نے ایک ہی جھٹکے میں اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ وہ دھکا رکا نہیں، اس کے منہ میں رسی ڈالے وہ اسے فرش پر گھسیٹنے لگا۔ بریرہ کی چیخیں بلند ہوئی، بار بار چیختے اس نے گردن ادھر ادھر ہلائی تو ہونٹوں سے نکلتے خون کی لکیر گردن تک آئی۔ بے ہوشی سے قبل آخری درد اسے لوہے کی سیڑھیوں کا سر سے ٹکرانے کا ہوا۔ اس کے بعد کہاں کہاں سے خون نکلا، وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ بریرہ زجاج جا چکی تھی، محض آرائی کا منزل کا فیتہ کاٹ دیا گیا۔ جی تو یہ ہوتا ہے ایپیسوڈ کمپلیٹ، اور مجھے یہ پورے ایپیسوڈ میں یہی ڈر تھا کہ بریرہ کو مطلب یہاں کچھ ہو نہ جائے یا پھر حزل اسے کچھ کر نہ دے ربیت کو بلیک میل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اب تک جو بھی کر رہا ہے وہ سب اسی لیے کر رہا تھا، اور مجھے کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ شاید وہ بریرہ کے ساتھ کچھ کرے گا یا پھر مطلب اس طرح سے مارنے کی کوشش کرے۔ شاید مارنے کی کوشش کیا، وہ مارنا چاہے تو مار سکتا ہے، لیکن شاید یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ٹرائل میں یہ اسے کچھ ریئیکشن ہو جاتا یا پھر یہ اس طرح مر جاتی، تو مجھے کہیں نہ کہیں ڈر تھا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی بری طرح سے اسے ماریں گے۔ تو مجھے امید تو نہیں ہے بچنے کی، لیکن دیکھتے ہیں کہ بچتی ہے یا نہیں۔ اور زویب کہہ رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ربیت کہاں ہے، جو مجھے ابھی بھی یقین نہیں کہ اسے معلوم ہے۔ اور مجھے آغا مینا کا مطلب کچھ لگ رہا ہے، جو اس کا ریئیکشن تھا حزل کو دیکھ کر، کہ شاید کچھ پاسٹ میں ہے جو وہ اتنا خوفزدہ ہوئی تھی ایک دم سے اسے دیکھ کر، اور پھر اس کے بعد اس کا اتنی زیادہ طبیعت خراب ہونا بھی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کچھ تو ہے اسٹوری، چاہے چھوٹی سی ہو لیکن کچھ ہے۔ نہ وہ کمرے میں گئی اسے بچانے، ورنہ وہ اس ٹائپ کی ہے نہیں کہ وہ کسی کو بچائے، نہ اپنے سامنے جیسے اس نے بریرہ کو بچایا تھا، اور یہاں وہ حزل کو دیکھتے کے ساتھ ہی اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی، تو شاید کچھ ہو سکتا ہے۔ اور مہل تو اپنی ہی زندگی میں مگن ہے، اسے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور نہ ہی وہ اپنے بھائی کو پہچان رہا ہے نہ بریرہ، مطلب بچپن سے ساتھ رہے ہیں اور سارا پہچان گئی، لیکن ان دونوں کو اب تک شک بھی نہیں گزرا، اور جبکہ یہ ساتھ تھے بچپن سے ہی، ایسا نہیں کہ نہیں۔ ہاں گل بانو ابھی نہیں آئی تھی، نہیں گل بانو نہیں، آغا مینا، ہاں آغا مینا ابھی آئی تھی، تو اسے تو اتنا فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن ان دونوں کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اور باقی ارزان دار بھی اپنی اب ماما کا ہی ساتھ دے رہی ہے، تو مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ اس کی ماما صرف یوز ہی کر رہی ہیں اسے، اور حزل سب کو ہی یوز کر رہا ہے اس میں، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ اور ہاں نیکسٹ ایپیسوڈ تھوڑا لیٹ آئے گا، یہ رائٹر نے بتا دیا ہے، لیکن کتنا لیٹ آئے گا معلوم نہیں۔ ویسے منتھلی ایپیسوڈ رائٹر اپلوڈ کر رہی ہیں، تو شاید یہ 2 مہینے میں کریں، تو کلیئر تو نہیں ہے، لیکن بس ابھی اتنا ہی پتہ ہے کہ لیٹ ہوگا یہ ایپیسوڈ نیکسٹ، تو دیکھتے ہیں۔ اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایپیسوڈ بتانا ضرور، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔